हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर आपके लिए लेकर आए हैं आज हम। और टॉपिक है हमारा अपील एंड रिवीजन। जी हाँ, और हमने इस अपील और रिवीजन के जो भी सेक्शंस हैं और सब सेक्शंस हैं उसके बहुत ही बेहतरीन तरीके से ईच एंड एवरी वर्ड का हमने क्या निकाला है, जूस निकाला है। ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद में एग्जाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा, इवन एमसीक्यू भी होंगे, 100% क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। तो आइए हम सीधा अब अपने टॉपिक पे जाते हैं, अपील्स एंड कौन से पे, रिवीजन पे। अब सुनिए स्टूडेंट, मान लीजिए एक सप्लायर लॉ मेकर से क्वेश्चन पूछता है कि साहब मैं प्रॉपर ऑफिसर के पास किए गए ऑर्डर से खुश नहीं हूं, मैंने रिफंड एप्लीकेशन डाली थी, प्रॉपर ऑफिसर ने रिफंड एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी और रिफंड देने से मना कर दिया। उन्होंने मेरे अगेंस्ट क्या करा है, डिमांड ऑर्डर क्या करी है, पास करी है। उन्होंने मेरे पे फ्रॉड वाला सेक्शन 74 की डिमांड निकाली है, जबकि मेरी इंटेंशन फ्रॉड वाली नहीं थी, मेरी बोनाफाइड इंटेंशन थी। मैं प्रॉपर ऑफिसर के ऑर्डर से और प्रॉपर ऑफिसर के डिसीजन से बिल्कुल भी क्या नहीं हूं, खुश नहीं हूं। वो लॉ मेकर से पूछना चाहता है, बताइए साहब अब उस ऑर्डर के अगेंस्ट और डिसीजन के अगेंस्ट क्या किया जा सकता है। तो यहां पर लॉ ने क्या कहा, अगर आप प्रॉपर ऑफिसर के ऑर्डर से खुश नहीं हो तो आप उस ऑर्डर के अगेंस्ट क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो। अब हमारा सप्लायर पूछता है सब अपील कहां पर करूं और किसको अपील करूं। अपील तो हाई कोर्ट भी होती है, अपील तो सुप्रीम कोर्ट भी होती है, अपील तो अपीलेट ट्राइब्यूनल भी होती है और अपील तो अपीलेट ऑथोरिटी भी होती है। तो यहां पर लॉ ने क्या कहा, तुम्हारी फर्स्ट अपील जो होगी, जी कौन सी फर्स्ट अपील जो होगी वो कहां पर होगी, अपीलेट ऑथोरिटी को होगी। अब सप्लायर पूछता है साहब ये अपीलेट ऑथोरिटी क्या होती है। हमारे इनकम टैक्स में भी हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, ट्राइब्यूनल होता है और वहां तो कमिश्नर अपील्स होता है। तो लॉ ने कहा यहां अपीलेट ऑथोरिटी का मतलब भी क्या है, कमिश्नर अपील ही है। ज्वाइंट कमिश्नर अपील और कौन सा, कमिश्नर अपील। आप अपनी पहली अपील क्या करेंगे, वहां पर करेंगे। सप्लायर ने सेकंड क्वेश्चन रेज करा, साहब ये अपील करने की कोई टाइम लिमिट भी है क्या, कि इस समय के अंदर ही हमको अपील क्या करनी है, फाइल करनी होगी। तो हमारे लॉ ने कहा बिल्कुल यहां पर अपील फाइल करने की भी क्या है, टाइम लिमिट है। और आपको अपील करनी होगी कौन से फॉर्म के अंदर, APL जो फॉर्म होगा 01 के अंदर आप क्या करेंगे, अपील क्या करेंगे, फाइल करेंगे। सप्लायर ने कहा साहब ओके टाइम लिमिट भी बताइए। तो लॉ ने कहा आपको अपील करनी होगी विद इन कितने मंथ्स के अंदर अंदर, 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपको अपील करनी है। सप्लायर ने पूछा साहब 3 मंथ्स कब से होंगे। तो हमारे लॉ ने कहा जिस दिन आपको वो ऑर्डर क्या कर दिया गया है, कम्युनिकेट कर दिया गया है, उसके विद इन 3 मंथ्स के अंदर आप क्या कर सकेंगे, अपील कर सकेंगे। ओके, अब यहां पर एक क्वेश्चन क्या होता है, राइज होता है। मान लीजिए किसी केस में हमारा कमिश्नर जो है वो अपने लोअर ऑफिसर, सबऑर्डिनेट ऑफिसर के पास किए गए ऑर्डर से खुश नहीं है। उसे लग रहा है कि कहीं प्रॉपर ऑफिसर ने ब्राइब लेके, रिश्वत लेके तो ऑर्डर पास नहीं कर दिया है, उसने रिफंड इस केस में कैसे ग्रांट कर दिया, जबकि कमिश्नर को ऐसा लगता है कि ये केस रिफंड ग्रांट होने का बनता ही नहीं है। या फिर बड़े ऑफिसर को लग रहा है, कमिश्नर को, ज्वाइंट कमिश्नर को लगता है, क्या लगता है, अरे भाई प्रॉपर ऑफिसर ने शोकॉज नोटिस तो दिया था 50 लाख रुपए का, लेकिन डिमांड ऑर्डर पास करी मात्र कितने की, 5 लाख रुपए की। कहीं प्रॉपर ऑफिसर ने सप्लायर से रिश्वत लेके, ब्राइब लेके कम का डिमांड ऑर्डर तो क्या नहीं कर दिया है, पास नहीं कर दिया है। तो बस यहीं से क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है, क्या डिपार्टमेंट अपने ही सबऑर्डिनेट ऑफिसर के पास किए गए ऑर्डर के अगेंस्ट क्या कर सकता है, एप्लीकेशन कर सकता है क्या। तो हमारे यहां पे लॉ ने कहा बिल्कुल असेसी भी, सप्लायर भी अपील कर सकता है और डिपार्टमेंट की अपील नहीं होती है, डिपार्टमेंट की क्या होती है, एप्लीकेशन होती है। और डिपार्टमेंट भी क्या कर सकता है, एप्लीकेशन कर सकता है। ओके, और एप्लीकेशन करने की कोई टाइम लिमिट होगी, तो जी हां, अगर डिपार्टमेंट क्या करता है, एप्लीकेशन करता है, उनको एप्लीकेशन करनी होती है APL कौन से फॉर्म के अंदर, 03 के अंदर। कौन से फॉर्म में, 03 के अंदर। वो अपील नहीं करते, वो क्या करते हैं, डिपार्टमेंट को एप्लीकेशन करते हैं। क्या कोई टाइम लिमिट भी है, तो जी हां, उनके लिए टाइम लिमिट है। कितने टाइम में, उन्हें विद इन 6 मंथ के अंदर क्या करना होगा, अपीलेट ऑथोरिटी को एप्लीकेशन करनी होगी। कब से, डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर से।
ओके। अब इस एप्लीकेशन का क्या, तो यहां पर हमारे अपीलेट अथॉरिटी ने क्या कहा, डिपार्टमेंट ने जो एप्लीकेशन करी है इस एप्लीकेशन को भी हम इसी तरीके से क्या करेंगे, डील करेंगे जैसे सप्लायर ने क्या करी थी, अपील करी थी। ओके, तो उसी तरह से हम उसको क्या करेंगे, डिस्पोज करेंगे। सप्लायर ने कहा ठीक है, सब समझ गया। वन मोर क्वेश्चन मेरे मन में बन रहा है। लॉ ने पूछा, लॉ ने कहा पूछिए आप। तो सप्लायर बोलता है साहब मैं अभी 1-2 महीने के लिए या 2-3 महीने के लिए या 3-4 महीने के लिए मैं बिजनेस के काम से कहां जा रहा हूं, बाहर जा रहा हूं, और मान लीजिए इसी 3 महीने में मैं अपील फाइल नहीं कर पाया, या फिर हो सकता है कि मैं सप्लायर बीमार पड़ जाऊं, या फिर ऐसे कोई अनअवॉइडेबल क्या हो जाए, कॉज हो जाए, रीजनेबल रीजन हो जाए कि मैं उस 3 मंथ्स के अंदर अपील कर ही नहीं पाऊं। तो क्या ऐसी स्थिति में मेरे पास में कोई रेमेडी है या फिर कोई रेमेडी नहीं है? तो लॉ ने कहा अगर आपके पास में क्या होंगे, जेन्युइन रीजन होंगे, बोनाफाइड रीजन होंगे, रीजनेबल कॉज होंगे, तो हम आपकी डिले को कंडोन भी कर सकते हैं, आपकी कंडोनेशन ऑफ डिले हो जाएगी। सप्लायर ने कहा कितने टाइम के लिए साहब कंडोन हो सकता है? लॉ ने कहा कितने के लिए, 1 मंथ। आपके 3 मंथ्स 1 मंथ के लिए क्या हो सकते हैं, डिले कंडोन हो सकती है। और डिपार्टमेंट की जो एप्लीकेशन थी वो 6 मंथ 1 मंथ के लिए क्या हो सकती है, डिले कंडोन हो सकती है। सप्लायर ने कहा साहब बिल्कुल बात समझ गया। अब सप्लायर के मन में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, और सप्लायर क्या बोल रहा है, साहब आपने जो लास्ट लेक्चर में सेक्शन 78 बताया था और उसमें आपने कहा था डिमांड ऑर्डर आने के अगर विद इन 3 मंथ्स में आपने पेमेंट नहीं किया तो डिपार्टमेंट आपके अगेंस्ट क्या करेगा, रिकवरी एक्शन ले लेगा। अब हमारा सप्लायर यही कह रहा है साहब कि अगर मैंने क्या कर दी, अपील कर दी, और उधर प्रॉपर ऑफिसर ने मेरे अगेंस्ट क्या कर दी, रिकवरी क्या कर दी, प्रोसीडिंग कर दी, तो फिर अपील में जाने का फायदा ही क्या होगा साहब? तो हमारे लॉ ने कहा कि नहीं, हम आपकी रिकवरी पे क्या लगा देंगे, स्टे लगा देंगे। तो फिर सप्लायर ने कहा साहब ऐसी स्थिति में तो हर कोई पर्सन क्या करेगा, अपील करेगा, ताकि क्या हो जाए, उसकी डिमांड पे क्या लग जाए, स्टे लग जाए। तो हमारे लॉ ने कहा नहीं, इतना भी आसान नहीं है, आप इतनी चालाकी भी नहीं कर सकते कि आप सोचो कि क्या कर दो, अपील कर दो और क्या लग जाए, स्टे लग जाए। इसके लिए हमने क्या करा है, सेक्शन 107 किसका है दोस्तों, अपीलेट किसका है, अथॉरिटी का है, और इसके सब सेक्शन 6 में सब यस। तो अब हमने डिपार्टमेंट से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा, और वो डिपार्टमेंट से हमने क्वेश्चन पूछा, डिपार्टमेंट आप ही के एक्ट का बनाया हुआ सेक्शन, आप ही के एक्ट का बनाया हुआ सेक्शन सेक्शन 78 है। तो डिपार्टमेंट ने कहा इसमें क्या खास बात है? हमने कहा इस सेक्शन की खास बात यह है, और इस सेक्शन में यह कहा गया है कि अगर डिमांड ऑर्डर आने के 3 महीने तक अगर आपने पेमेंट नहीं किया, अगर आपने क्या नहीं करा, पेमेंट नहीं किया, तो सेक्शन 79 के अंदर जो रिकवरी है वो हम क्या कर देंगे, इनिशिएट कर देंगे। तो डिपार्टमेंट ने कहा एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात है, अगर आप ऑर्डर आने के 3 महीने तक पेमेंट नहीं करेंगे तो हम रिकवरी प्रोसीडिंग इनिशिएट कर देंगे। और डिपार्टमेंट ने कहा खास बात तो ये भी है, हमने तो सेक्शन 78 के प्रोवाइजो में ये भी लिखा हुआ है कि हम इस 3 महीने के टाइम को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस भी कर सकते हैं अगर वो इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू में हुआ तो। हमने कहा बिल्कुल आप खुद ही मान रहे हैं कि आपने ये प्रोविजन बनाया। डिपार्टमेंट ने कहा हम क्या मान रहे हैं, अभी आपने दिखाया है एक्ट के अंदर सेक्शन 78। अब हमने सवाल पूछा डिपार्टमेंट से, तो डिपार्टमेंट देखिए कितना अजीब प्रोविजन है। आप कहते हैं 3 महीने में अपील करनी है, डिपार्टमेंट ने कहा यस कहते हैं। आप ही कहते हैं कि 3 महीने का आपको समय दे रहे हैं पेमेंट करने के लिए, डिपार्टमेंट ने कहा यस। हमने कहा इसका मतलब यह है कि 3 महीने में अपील करो और 3 महीने में क्या कर दो, पेमेंट कर दो। इसका मतलब तो यह हुआ कि अगर मुझे अपील करनी है तो मेरे को साथ में क्या करना पड़ेगा, सारे डिस्प्यूटेड अमाउंट का पेमेंट भी करना पड़ेगा, जो लायबिलिटी में मान ही नहीं रहा हूं। और आप कह रहे हो कि नहीं पे करोगे तो हम आपके ऊपर रिकवरी प्रोसीडिंग क्या कर देंगे, इनिशिएट कर देंगे। तो कितना मिसमैच वाला आपने क्या बनाया, प्रोविजन बनाया, मतलब अलग अलग जगह बनाया, और आपको लगा कि एसएससी को लोगों को मालूम ही नहीं पड़ेगा, बना देते हैं। एक तो सेक्शन 78 है वो अलग है, और ये सेक्शन 107 अपील का है, दोनों अलग अलग टॉपिक के हैं, तो दोनों लोगों को मालूम ही नहीं पड़ेगा। लेकिन हम इंटरलिंक कर रहे हैं, तो ये क्या निकल के आ रहा है कि 3 महीने में पेमेंट करो, नहीं तो रिकवरी प्रोसीडिंग इनिशिएट कर देंगे। और यहाँ पर कह रहे हो कि 3 महीने में अपील करनी है, मतलब मैं अपील करूं और अपील के साथ में सारा डिस्प्यूटेड जो मैं मान रहा हूं उसका मैं सारा पेमेंट भी करके जाऊं आपके पास में।
तो डिपार्टमेंट ने कहा हाँ, अब हम आपका कंसर्न क्या कर सकते हैं, समझ चुके हैं। तो हमने कहा समझे तो इसका हमको सॉल्यूशन दीजिए, हमें ये मत कीजिए जैसे कि कस्टमर केयर पे फोन कर दिया कि सॉरी माफी चाहते हैं, वो नहीं, हमको उसका क्या चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए। डिपार्टमेंट ने कहा सॉल्यूशन है, देते हैं, क्यों नहीं देंगे, आपको बिल्कुल सॉल्यूशन देंगे, ये लीजिए सेक्शन 107 सबसेक्शन 6। हमने कहा सबसेक्शन नहीं, हमको सॉल्यूशन दीजिए। डिपार्टमेंट ने कहा जो अमाउंट अनडिस्प्यूटेड है, जो लाइबिलिटी अनडिस्प्यूटेड है, चाहे टैक्स है, इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, ठीक है ना, उसको पेमेंट करने में कोई तकलीफ है क्या? हमने कहा भाई जो डिस्प्यूटेड नहीं है उसको पेमेंट करने में क्या तकलीफ है, वो बिल्कुल पेमेंट करेंगे, और नहीं करे तो 3 महीने बाद आप हम पे अंडर सेक्शन 79 में रिकवरी प्रोसीडिंग इनिशिएट कर देना। तो डिपार्टमेंट ने कहा ये लो, जब आप खुद ही मान रहे हो तो ये लो प्रोविजन सबसेक्शन 6, पूरा पेमेंट कर देना। किसका पेमेंट कर देना? टैक्स का। हमने कहा कर देंगे। कहा उन्होंने इंटरेस्ट का कर देना, हमने कहा जहां टैक्स है साथ में इंटरेस्ट भी कर देंगे, साथ में कोई पेनल्टी है तो वो भी क्या कर देना, पे कर देना। कौन से की? जो आपने क्या मान ली, लाइबिलिटी एडमिटेड मान ली। हमने कहा ये मत सिखाइए, हमें ये सिखाइए कि जो लाइबिलिटी क्या है, डिस्प्यूटेड है, ठीक है ना, जिसको हम नहीं मान रहे हैं, जिसको लेके हमने आपके यहाँ पर अपील करी है सेक्शन किसके अंदर, 107 के अंदर, आप उसका हमको क्या दीजिए, निवारण दीजिए। तो डिपार्टमेंट ने कहा देखिए निवारण हम आपको क्या करते हैं, देते हैं, और निवारण बहुत ही सिंपल है, और सिंपल ये है, प्री डिपोजिट कर दीजिए। हमने कहा फिर तो वही बात हो गई, ठीक है ना, सेक्शन 78 एज इट इज रह गया कि 3 महीने में पेमेंट करो, नहीं तो रिकवरी प्रोसीडिंग इनिशिएट। डिपार्टमेंट ने कहा तसल्ली रखिए, ठीक है, उत्तेजित ना हो, पूरा पेमेंट नहीं करना है प्री डिपोजिट, मात्र आपको क्या करना है, 10% क्या करना है, पेमेंट करना है। मैंने कहा बाकी का 90% का रिकवरी प्रोसीडिंग इनिशिएट करोगे। डिपार्टमेंट ने कहा यार तुम गरम गरम क्या करते हो, खाते हो, सुनते नहीं हो, हम ये कह रहे हैं 10% क्या करो, पेमेंट करो, आप प्री डिपोजिट पेमेंट करो। हम आपको यहाँ पर सब सेक्शन 7 में कह रहे हैं कि 10% पेमेंट करोगे आप, ठीक है ना, बाकी के 90 प्रोसीडिंग पे हम आपके क्या लगा देंगे, स्टे लगा देंगे। तो रिकवरी प्रोसीडिंग किस में होती है, डिपार्टमेंट ने पूछा। हमने कहा हमें मालूम है सेक्शन 79 में होती है। बैलेंस अमाउंट कितना हुआ, डिपार्टमेंट ने पूछा। हमने कहा 90% है। तो उन्होंने कहा डीम टू भी क्या मान लिया जाएगा, स्टे मान लिया जाएगा। हमने कहा डीम्ड का मतलब क्या होता है, उन्होंने कहा लेने की जरूरत नहीं है, स्टे मांगने की जरूरत नहीं है, प्री डिपोजिट किया आपने सब सेक्शन 6 के अंदर, सब सेक्शन 6 में, तो सब सेक्शन 7 लो, हम आपके क्या लगा देंगे, स्टे लगा देंगे, जब तक कि अपील क्या नहीं हो जाती, डिस्पोज नहीं हो जाती। सेक्शन 79 के अंदर जो रिकवरी प्रोसीडिंग है वो हम आपके ऊपर क्या होंगे, नहीं चलाएंगे। अब हमने कहा ये 10% किसका, मतलब 10% टैक्स जमा कर दे, प्लस 10% इंटरेस्ट जमा कर दे, और प्लस 10% पेनल्टी फाइन फी जो भी है वो क्या कर दे, जमा कर दे। डिपार्टमेंट ने अगेन क्वेश्चन की तारीफ करी कि हो बड़े शानदार हो, बड़े तसल्ली से क्या करते हो, बढ़िया क्वेश्चन बना के पूछते हो, ठीक है। तो ये लीजिए, नहीं, 10% आपको जमा कराना है किसके अमाउंट का, टैक्स के अमाउंट का, ठीक है ना, किसके अमाउंट का जमा कराना है, सिर्फ टैक्स अमाउंट का आपको जमा कराना है। तो मैंने कहा इंटरेस्ट फिर पूरा जमा करा दूं, पेनल्टी फिर पूरी जमा कराऊं। डिपार्टमेंट ने कहा यार सुनो तो सही यार, परेशान कर रहे हो, सिर्फ टैक्स का 10% क्या कर दो, जमा करा दो, बाकी का रिमेनिंग जितना भी अमाउंट है, टैक्स है, इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, सबके ऊपर हम आपके ऊपर क्या लगा देंगे, स्टे लगा देंगे। यही तो अभी आपको सब सेक्शन किसमें बताया था, 7 के अंदर बताया था। बैलेंस अमाउंट कहा था हमने, ये थोड़ी कहा बैलेंस टैक्स है, हमने कहा बिल्कुल समझ गए। तो जो भी इंटरेस्ट होगा, पेनल्टी होगी, और रिमेनिंग 90% क्या होगा, टैक्स होगा, उसके ऊपर आप क्या लगा देंगे, हमारी स्टे लगा देंगे। तो डिपार्टमेंट ने कहा बस यार ये देखो, एडमिटेड जो लायबिलिटी है मतलब अनडिस्प्यूटेड है, पूरा पेमेंट करो, टैक्स भी करो, इंटरेस्ट भी करो, पेनल्टी भी करो। हमने कहा बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, लेकिन इन रेस्पेक्ट ऑफ जो डिस्प्यूटेड है, जिसके मिले अपील करी है, 10% पेमेंट करना है, वो भी किसका, टैक्स का, नहीं करना है, नॉट इन रेस्पेक्ट ऑफ किसका है, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। हमने कहा बात समझ गए हैं, और इस केस में क्या होगा, रिमेनिंग अमाउंट पे क्या लग जाएगी, आपके स्टे लग जाएगा। हमने कहा यहाँ पर आपने परसेंटेज दे दिया, जैसे कि मान लीजिए डिस्प्यूटेड अमाउंट हमारा 6500 CR है, ठीक है ना, 6500। चलिए मान लेते हैं CGST, ठीक है ना, CGST 3000 क्या है, CR है, ठीक है ना। हम कोई क्या कर रहे थे, एंटी प्रॉफिटेरिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, 3000 CR है। आप इसका कह रहे हो कि 10% क्या कर दो, जमा करा दो, तो इसका 10% तो 300 CR क्या कर दो, जमा करा दो, 300 CR जमा करा दूं। मैंने कहा साथ में एक और सवाल, ये सेक्शन कौन से एक्ट का है, डिपार्टमेंट ने कहा यार गजब कर रहे हो, SCGST एक्ट का है। तो मैंने कहा इसका मतलब तो आपको SGST में भी 10% क्या करना पड़ेगा, जमा कराना पड़ेगा। डिपार्टमेंट ने कहा यार बिल्कुल वाजिब बात है, ये तो जमा करना पड़ेगा। मैंने कहा इसका मतलब ये हुआ कि मेरे को इस एग्जाम्पल में 600 करोड़ क्या करने पड़ेंगे, जमा कराने पड़ेंगे।
ठीक है ना, 600 करोड़ क्या करने पड़ेंगे, जमा कराने पड़ेंगे। डिपार्टमेंट ने कहा हम आपकी मंशा समझ चुके हैं, आप चाहते हो एक अमाउंट में भी क्या चाहते हो, सीलिंग चाहते हो। जैसे परसेंटेज वाइज आपने क्या मांग ली, सीलिंग मांग ली कि 10% है, आप चाहते हो एक अमाउंट की भी क्या मिल जाए, सीलिंग मिल जाए। तो डिपार्टमेंट ने कहा ये लो तुम्हारे लिए बना दिया, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम कितना होगा, 25 करोड़ होगा। कोई 300 करोड़ 300 करोड़ कुछ नहीं होने वाला है। जितनी आपकी लायबिलिटी है, सीजीएसटी लायबिलिटी उसका 10%, एसजीएसटी लायबिलिटी उसका 10% है। सीजीएसटी के अंदर मैक्सिमम 25 करोड़, एसजीएसटी के अंदर मैक्सिमम 25 करोड़। मैंने कहा इसका मतलब तो सीधे सीधे बोलिए ना कि 20% तो हो जाएगा टैक्स का और 50 करोड़ विच एवर इज लेस। तो डिपार्टमेंट ने कहा ये लो सीधे सीधे बोलने क्या लिखा भी है, 10% सीजीएसटी, 10% एसजीएसटी और 50 सीआर विच एवर इज क्या है, लेस है, विच एवर इज लेस है। तो ये लीजिए आपको अमाउंट की भी क्या मिल गई है, सीलिंग मिल चुकी है, अमाउंट की भी क्या मिल गई, सीलिंग मिल गई। ठीक है, मैंने कहा ये बहुत जरूरी था भाई, आप तो मेरे ऊपर क्या लगा रहे हो, इल्जाम लगा रहे हो कि मैंने कोई 3000 करोड़ का एंटी प्रॉफिटियरिंग करा है। मैं साबित करूंगा कुछ नहीं करा है, ठीक है ना, कोई प्रॉफिट मैंने नहीं, सारा सब कुछ बेनिफिट किसको करा है, कंज्यूमर को पास ऑन करा है। मेरे पे यकीन करिए मैं प्रूव करूंगा, लेकिन आप तो कह रहे हैं प्रूव करने के लिए पहले 300 करोड़ क्या कर दो, जमा कराओ। कहां से लाऊं 300 करोड़? इसलिए डिपार्टमेंट ने कहा मैक्सिमम सीलिंग चलेगी कितनी, 25 करोड़, एसजीएसटी के अंदर 25 करोड़, और इस तरह से हो जाएगी मैक्सिमम सीलिंग कितनी, 50 करोड़। मैंने डिपार्टमेंट से क्वेश्चन पूछा, शानदार क्वेश्चन। मैंने कहा डिपार्टमेंट ये तो आपने कहा चलो एक्ट सेक्शन सीजीएसटी का है, मान लो मेरी ट्रांजैक्शन आईजीएसटी वाली होती तो फिर तो इसका मतलब यही होता 20% ऑफ टैक्स, 20% ऑफ टैक्स होता, और कितना होता, 50 सीआर होता, और विच एवर इज क्या होता, लोअर होता। डिपार्टमेंट ने कहा यार ये तुमने प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाया है या फिर तुम हमारी क्या ले रहे हो, परीक्षा क्या कर रहे हो, ले रहे हो। मैंने कहा बेसिकली एक्चुअली मेरे को आईजीएसटी एक्ट पढ़ा हुआ है मेरा, और आईजीएसटी एक्ट का सबसे फेमस सेक्शन है सेक्शन 20। अब डिपार्टमेंट ने कहा वो भी बता दो यार क्या है सेक्शन 20 के अंदर, हमें भी मालूम पड़े कि क्या क्वेश्चन है। हमने कहा वहां पर सेक्शन 20 बोलता है, ठीक है, आईजीएसटी में बड़े लिमिटेड सेक्शंस हैं, सारे सेक्शन कॉपी पेस्ट कर लिए उन्होंने सीजीएसटी के। उन्होंने कहा वापस से रिप्रोड्यूस करने का क्या मतलब है, एक ही बोल देते सारे सेक्शन सीजीएसटी के यहाँ लगेंगे। आपने वहां पर प्रोवाइजो में कहा कि ये जो आईजीएसटी एक्ट के अंदर जो भी क्या होगी पेनल्टी जो होगी, ठीक है ना, जो भी क्या होगी पेनल्टी होगी, तो वो पेनल्टी कितनी होगी, वो आपने यहाँ पर कहा था, आपने हमको यहाँ पर कहा था वो पेनल्टी होगी कितनी, सीजीएसटी प्लस कितनी, एसजीएसटी का अमाउंट मिला के, सम टोटल ऑफ क्या होगी, सीजीएसटी होगी, और सम टोटल ऑफ क्या होगी, एसजीएसटी होगी। मतलब सीजीएसटी में जितनी पेनल्टी लग रही है, एसजीएसटी में जितनी पेनल्टी लग रही है, उसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। ये लीजिए आपने लिखा हुआ ये, प्रोवाइडेड दैट इन केस पेनल्टीज लेवेबल अंडर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, ठीक है, द पेनल्टी अंडर दिस एक्ट आईजीएसटी में कितना होगा, सम टोटल ऑफ सीजीएसटी और क्या हो जाएगा, एसजीएसटी हो जाएगा। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ने कहा फिर तो बात सही है, 20% और 50 करोड़ विच एवर इज लेस। हमने कहा अभी तो वन मोर प्रोवाइजो है, आप ही ने वहां के प्रोवाइजो में लिखा है जो प्री डिपोजिट है ना, प्री डिपोजिट वो 50 करोड़ से क्या नहीं होगा, ज्यादा नहीं होगा, वो 50 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा। तो डिपार्टमेंट ने कहा अब पूछना क्या चाहते हो, तो हमने कहा वहां पर आपने ये लिख दिया 50 करोड़ से क्या नहीं होगा, ज्यादा नहीं होगा। आपने ये मेंशन नहीं करा कि टैक्स का कितना होगा, 20% होगा। आपने परसेंटेज में मेंशन नहीं करा कि वो क्या होगा, 20% ऑफ टैक्स होगा। आपने सिर्फ ये मेंशन कर दिया कि वो 50 करोड़ होगा। हमें मालूम है 50 करोड़ कहां से आए, सीजीएसटी का 25 करोड़ और एसजीएसटी का 25 करोड़, तो 20% तो आपने बोला ही नहीं। डिपार्टमेंट ने कहा बस यही हमको तुम्हारी अदा बहुत ज्यादा क्या है, पसंद है, क्या शानदार जूस निकालते हो, ठीक है ना। इस तरह करोगे तो एग्जाम में कोई क्वेश्चन ही तुम्हारा क्या नहीं हो सकता, रॉन्ग नहीं हो सकता। तो ये लीजिए बिल्कुल सही का 50 करोड़ से ज्यादा नहीं होगी, लेकिन ये कितना रहेगा, 10% ऑफ क्या रहेगा, आईजीएसटी ही क्या करने वाला है, रहने वाला है, 10% ही क्या करने रहने वाला है। मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल मेरे को बात समझ में आ गई, सॉरी फॉर माई मिस्टेक। डिपार्टमेंट ने कहा मिस्टेक क्यों बोल रहे हो, अरे मैंने कहा मिस्टेक ही तो थी, ठीक है ना। आईजीएसटी का मतलब ही क्या होता है, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी का अमाउंट, यही तो होता है, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी का अमाउंट। तो इसका मतलब हो गया सीजीएसटी का 10% भी इसमें आ गया और एसजीएसटी का 10% भी इसमें आ गया। मेरी गलती थी जो मैंने क्या पूछा, 20% पूछा। ये 20% अगर मैं आप हाँ कर देते तो बड़ा गजब हो जाता। आपका कहने का मतलब होता फिर सीजीएसटी का भी 20 हो जाता और एसजीएसटी का भी कितना होता, 20 हो जाता। ये
तो डिपार्टमेंट ने कहा यार शानदार प्रेजेंस ऑफ माइंड रखते हो, इस तरह से तो रॉन्ग नहीं होगा। ये 10% ऑफ आईजीएसटी का मतलब क्या हो गया, ये अपने आप ही 10% ऑफ सीजीएसटी और 10% ऑफ क्या हो गया एसजीएसटी अपने आप ही हो गया। ठीक है, तो जो पहले आपको यहाँ पर क्या करा था बताया था वही क्या हो गया यहाँ पर हो गया। डिपार्टमेंट ने कहा ये लो 10% ऑफ आईजीएसटी और 50 सीआर विच एवर इज क्या है लेस है। मैंने कहा अब बिल्कुल बात मेरे को अच्छे से समझ में आ चुकी है, लेकिन मेरा एक और शानदार क्वेश्चन है। डिपार्टमेंट ने कहा तुम्हारे क्वेश्चन वैसे ही नॉर्मल क्वेश्चन भी बड़े शानदार होते हैं, अब बोलिए अब कौन सा शानदार क्वेश्चन बना दिया। मैंने डिपार्टमेंट से कहा डिपार्टमेंट सुनिए, देखिए गुड्स मेरे किसके अंदर थे, ट्रांसिट के अंदर थे। तो हमने कहा ठीक है, डिपार्टमेंट ने कहा ठीक है भाई ट्रांसिट में थे तो ट्रांसिट में थे, ठीक है ना। हमने कहा ट्रांसिट में थे, इसका मतलब गुड्स का क्या हो रहा था, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था। डिपार्टमेंट ने कहा अरे हमें भी मालूम है ट्रांसिट का मतलब क्या होता है, गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था। हमने कहा उन गुड्स के रेस्पेक्ट में हमने कोई प्रोविजन का क्या कर रखा था, कॉन्ट्रावेंशन कर रखा था। डिपार्टमेंट ने कहा यार कुछ एक आध एग्जाम्पल हो जाए तो मजा आ जाए। तो मैंने कहा जैसे कि मान लीजिए उन गुड्स का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था उसका रिकॉर्ड लाइक ई वे बिल, ये कुछ क्या थी, ये प्रोविजन की कंप्लाइंस नहीं थी। डिपार्टमेंट ने कहा बीच में रोकते हुए कहा हम आपको बता देते हैं अगर आप गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं और इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ क्या कर रहे हैं, प्रोविजन कर रहे हैं, तो हम आपको पहले ही बता देते हैं हम आपके गुड्स का क्या कर लेंगे, डिटेंशन कर लेंगे, ठीक है ना। बाद में हुआ तो उन गुड्स का क्या कर लेंगे, सीजर भी क्या कर लेंगे। और ना सिर्फ ये हम आपके किसका कर लेंगे, गुड्स का कर लेंगे, और साथ में उस क्या कर लेंगे, कन्वेंस का भी कर लेंगे। मैंने कहा ये मुझे बिल्कुल मालूम है। आपने कहा पहले बताता हूं, मैंने कहा ये तो मेरे को मालूम है। ये सेक्शन किस में लिखा हुआ है, 129 में लिखा हुआ है कि ऐसे गुड्स जिन आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो और इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ क्या कर रहे हो, प्रोविजन कर रहे हो, मतलब उसके रेस्पेक्ट में रिकॉर्ड सीवे बिल ये सब नहीं है, तो वो जो गुड्स हैं और जो कन्वेंस है वो लाइबल फॉर डिटेंशन हो जाएंगे, सीजर हो जाएंगे। तो डिटेंशन में क्या होगा, हमने डिपार्टमेंट से पूछा तो डिपार्टमेंट ने कहा हम आपको आपके गुड्स का क्या नहीं करने देंगे, असेस नहीं करने देंगे। सीजर में क्या होगा, तो डिपार्टमेंट ने कहा फिर हम आपके गुड्स की क्या ले लेंगे, पोसेशन ही ले लेंगे। हमने कहा नहीं आई बात समझ में, कुछ एग्जांपल दे दो। डिपार्टमेंट ने कहा असेस कर लेना जायक ऐसा है जैसे कि आपको आप ही के घर में क्या कर देना, नजरबंद कर देना, डिटेंशन हो गया। और सीजर के अंदर क्या हो जाएगा, हम आपको जैसे कि लेके ही क्या कर गए हो, चले गए हो, तो पोजीशन हमारे पास आ जाएगी। डिपार्टमेंट ने कहा ठीक है भाई, लेकिन ये सारी कहानी आप हमको समझा क्यों रहे। डिपार्टमेंट ने कहा भाई हमें मालूम है जब भी आप गुड्स प्रॉपर ऑफिसर हमारे गुड्स का डिटेंशन और क्या करोगे, सीजर करोगे, तो इसके लिए आप हमें क्या करोगे, ऑर्डर क्या करोगे, पास करोगे। डिपार्टमेंट ने कहा बिल्कुल सही बात है, हम बिल्कुल क्या करेंगे, ऑर्डर पास करेंगे, और हमने तो टाइम लिमिट भी दे रखी इसके अंदर कितने 7 डेज की, ऑर्डर क्या करने की, पास करने की। हमने कहा हमें बिल्कुल मालूम है। मैंने कहा मेरे को ना एक्चुअली इस ऑर्डर से क्या है तकलीफ है, ये जो आपने गुड्स का क्या करा है, डिटेंशन करा है ना, और जो गुड्स का क्या करा है, सीजर करा है, मेरे को इससे क्या है तकलीफ है, ठीक है ना। मेरा कोई टैक्स क्या नहीं है, डिस्प्यूट में नहीं है, लेकिन ये जो आपने गुड ट्रांसपोर्ट वाले गुड्स को अपने पास में क्या कर लिया, डिटेन कर लिया, उसको क्या कर लिया, सीज कर लिया, और उसका ऑर्डर जो पास कर दिया, मेरे को इस ऑर्डर से क्या तकलीफ है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मेरा किसी भी तरीके से टैक्स अमाउंट क्या नहीं है, नॉट इन क्या है, डिस्प्यूट है, ठीक है ना, नॉट इन क्या है, डिस्प्यूट है। मेरे को तो इस ऑर्डर से तकलीफ है जो ऑर्डर आपने सेक्शन 129 में डिटेंशन और सीजर का क्या करा है, पास करा है। डिपार्टमेंट ने कहा उलझाओ मत, सीधा क्या करो, मुद्दे पे आओ कि चाहते क्या हो। मैंने कहा मैं ये चाहता हूं इस ऑर्डर के अगेंस्ट क्या करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं। डिपार्टमेंट ने कहा भैया सीधे से बताओ हमसे क्या चाहते हो, अपील करना चाहते हो तो कर दो ना यार, अपीलेट अथॉरिटी को क्या कर दो, अपील कर दो, ठीक है ना, अपील कर दो। अरे मैंने कहा अपील कर दूं, लेकिन आप कहते हो अपील के केस में क्या करना पड़ेगा, प्री डिपोजिट करना पड़ेगा। तो डिपार्टमेंट ने कहा यार हम बोल रहे हैं करना पड़ेगा तो कर दो प्री डिपोजिट, ठीक है ना, तो क्या कर दीजिए आप क्या कर दीजिए, प्री डिपोजिट कर दीजिए। अरे मैंने कहा यार गजब, प्री डिपोजिट आप बोलते हो 10% ऑफ किसका करो, टैक्स अमाउंट का करो, लेकिन टैक्स तो मेरे यहाँ पर क्या नहीं है, डिस्प्यूट में नहीं है। इस ऑर्डर के अगेंस्ट, इस ऑर्डर पे क्या होती है, पेनल्टी लगती है। सेक्शन 129 में क्या लगती है, पेनल्टी लगती है। अब आप बोलिए, आप बोलते हैं टैक्स अमाउंट का 10% प्री डिपोजिट करो, हम आपके स्टे लगा देंगे, और लेकिन यहाँ तो मेरा कोई टैक्स इन डिस्प्यूट है ही नहीं। मेरे तो डिटेंशन का जो ऑर्डर था, सीजर का जो ऑर्डर था, कन्वेंस को, गुड्स को जो आपने क्या कर लिया, डिटेन कर लिया, सीज कर लिया, मैं तो उस ऑर्डर से क्या नाखुश हूं।
और उस ऑर्डर के अगेंस्ट आप 129 के अंदर क्या लगाते हो, पेनल्टी लगाते हो। मेरा कोई टैक्स डिस्प्यूट में नहीं है। अब आप बोल रहे प्री डिपोजिट करो 10% ऑफ टैक्स का, लेकिन टैक्स तो मेरा कोई डिस्प्यूट में नहीं है। और डिस्प्यूट में मेरे क्या है, ये ऑर्डर है। ऑर्डर का मतलब क्या होती है, ये जो आपने मेरे पे पेनल्टी लगाई है 129 की, ये डिस्प्यूट में। अब मैं प्री डिपोजिट क्या करूं और नहीं करूंगा तो मेरे पे तो क्या लग जाएगा, रिकवरी प्रोसीडिंग क्या हो जाएगी, इनिशिएट हो जाएगी। तो डिपार्टमेंट ने कहा यार वास्तव में शानदार प्रेजेंस ऑफ माइंड है, कहां से लेकर कहां तक के क्या जोड़ते हो, तार जोड़ते हो, क्या चबाते हो कि यहाँ 10% ऑफ टैक्स लिखा। आपको मालूम है टैक्स डिस्प्यूट नहीं है, डिस्प्यूट पेनल्टी है, ठीक है ना। और पेनल्टी का 10% तो हमने कहा ही नहीं है, ठीक है। और अगर हम नहीं कहेंगे तो इसका मतलब तो क्या हो जाएगा, रिकवरी प्रोसीडिंग इनिशिएट हो जाएगी। डिपार्टमेंट ने कहा समझ गए समझ गए समझ गए, तुमने, हम डॉक्टर हैं, डिपार्टमेंट ने कहा हम डॉक्टर ने, तुमने अपनी बीमारी क्या कर दी बता दी, हम समझ गए। अब ये लीजिए इलाज, और ये रहा इलाज, ये रहा इलाज। आपको क्या करना है, 25% क्या करना है, पेनल्टी का क्या कर देना है, प्री डिपोजिट कर देना है। ये लीजिए 10% नहीं है, यहाँ पर कितना है, 25% है, किसका, पेनल्टी का। मैंने कहा इसका मतलब तो ये भी है कि मेरे को ये भी ध्यान होना चाहिए कि पेनल्टी कितनी लगती है सेक्शन किसके अंदर, 129 के अंदर। डिपार्टमेंट ने कहा एग्जैक्टली आपको ध्यान होना चाहिए कि वहां कितनी क्या लगती है, पेनल्टी लगती है। तो हमने डिपार्टमेंट से कहा चलो ये पेनल्टी जितनी भी है इसको हम ऑफेंसेस वाले चैप्टर के अंदर क्या करेंगे, कवर कर लेंगे, क्योंकि ये टॉपिक ही किसका है, ऑफेंस एंड पेनल्टी का है। लेकिन ये बात समझ में आ गई कि जब डिटेंशन का ऑर्डर क्या होता है, पास होता है, तो हमारे ऊपर क्या लगती है, पेनल्टी डिस्प्यूट होती है, ठीक है ना। पेनल्टी क्या होती है, डिस्प्यूटेड होती है। हम अगर उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील करना चाहते हैं तो बेसिकली हम पेनल्टी को क्या मान रहे हैं, डिस्प्यूटेड मान रहे हैं। और आपका एक्ट बोल रहा था 10% ऑफ किसका, टैक्स का। तो ऐसी स्थिति में प्रोवाइजो की सख्त क्या थी, आवश्यकता थी। आपने उस बात को पहचाना और आपने कहा ये लीजिए 25% ऑफ क्या है, पेनल्टी क्या कर दीजिए, जमा करा दीजिए। साथ में डिपार्टमेंट ने कहा इस सेक्शन को बड़े लाइटली मत लीजिएगा, सिंसियरली और सीरियसली ले लीजिएगा, क्योंकि इस सेक्शन को लेके एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, 129 और साथ में क्या हो जाएगा, ये वाला सेक्शन। हमने कहा अब हमको बात क्या गई है समझ में नहीं करेगा, तो ये इसका फायदा हुआ। सप्लायर ने कहा साहब आपके साथ साथ तो मैं भी एक्ट के वर्ड्स का जूस निकालना सीख गया हूं। आपने 10% ऑफ क्या कहा था, टैक्स का था। अब यहां पर मान लीजिए मेरा डिस्प्यूटेड अमाउंट सिर्फ और सिर्फ क्या है, पेनल्टी है। मैं प्रॉपर ऑफिसर के पेनल्टी अमाउंट से क्या नहीं हूं, खुश नहीं हो। तो इस केस में क्या होगा, तो हमारे लॉ भी क्या कर गया, चकरा गया। उसने तो कहा हमने भी तो 10% ऑफ क्या का है, टैक्स ही का है, हमने तो पेनल्टी का ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सप्लायर ने क्या सोचा, मैं तो बिना पेमेंट ही नहीं करना पड़ेगा, बिना प्री डिपोजिट कराए मेरे तो क्या लग जाएगा, स्टे लग जाएगा। तो हमारे लॉ ने कहा तेरे से ज्यादा चतुर तो हम हैं। हमने क्या कहा, जब सब सेक्शन 6 के अंदर क्या कराएगा, प्री डिपोजिट कराएगा, तो सब सेक्शन 7 में क्या लगेगा, स्टे लगेगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर डिस्प्यूटेड अमाउंट सिर्फ और सिर्फ क्या है, पेनल्टी है, तो ऐसी स्थिति में प्री डिपोजिट का प्रोविजन ही नहीं है। ओके, और प्री डिपोजिट नहीं कराओगे तो स्टे नहीं लगेगा। इसका मतलब जूस ये निकला कि आपको पेनल्टी अगर डिस्प्यूटेड है, सिर्फ और सिर्फ पेनल्टी, तो आपको उसको पहले 100% क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा उस पे, अदरवाइज स्टे एप्लीकेबल का प्रोविजन ही नहीं है। ओके, तो हमारे सप्लायर ने कहा साहब बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने क्या निकाला है, जूस निकाल दिया है यहां पर। ओके, अब सप्लायर कहता है साहब मान लीजिए मैंने अपील कर दी है, अब अपील की तो क्या चलेगी, हियरिंग चलेगी, हियरिंग चलेगी। मैं तो क्या हूं, अनपढ़ हूं साहब, मैं तो अनपढ़ हूं, मैं तो जानता ही नहीं हूं। अब बताएं क्या करें। तो हमारे डिपार्टमेंट ने कहा आप अपने ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू क्या हो सकेंगे, अपीयर हो सकेंगे। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, आपका रिलेटिव हो सकता है, आपका एम्प्लॉय हो सकता है, आपका सीएमए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो सकता है, कंपनी सेक्रेटरी भी हो सकता है। आप उनके थ्रू क्या हो सकते हैं, रिप्रेजेंट हो सकते हैं। हमारे सप्लायर ने कहा साहब मान लीजिए अगर मैं थोड़े टाइम बीमार हो जाऊं, डिपार्टमेंट मुझको हियरिंग के लिए बुलाए और उस समय मैं वहां पर उपस्थित नहीं हो सकूं, अटेंड नहीं कर सकूं मैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। तो हमारे लॉ ने क्या कहा, इसका भी हमने क्या रखा है, प्रोविजन रखा है।
अगर आप किसी भी रीजन की वजह से आप हियरिंग में नहीं आ पाते हो तो अपीलेट ऑथोरिटी उस हियरिंग को क्या कर सकती है, एडजन कर सकती है। लेकिन मैक्सिमम आपको एडजमेंट कितनी बार देंगे, हम 3 बार से ज्यादा आपको नहीं देंगे। ओके, सप्लायर ने कहा साहब बिल्कुल सही बात है और बहुत ही क्या है, अच्छी बात है। अब सप्लायर कहता है साहब मन में एक और सवाल क्या कर रहा है, उठ रहा है, बिल्कुल पूछने दीजिए। तो हमारे लॉ ने कहा बिल्कुल पूछिए। तो हमारा सप्लायर कहता है साहब मैंने क्या करी थी, अपील करी थी, और कौन से फॉर्म में, आपने कहा था APL अपील, कौन सा 01 क्या है फॉर्म में, इस फॉर्म से क्या की जाती है, अपील की जाती है। तो मैंने क्या कर दी साहब, अपील कर दी। अब इस अपील के अंदर मैंने कुछ ग्राउंड ऑफ क्या करे थे, अपील रेस करे थे। क्या रेस करे थे मैंने साहब, ग्राउंड ऑफ अपील क्या करे थे, रेस करे थे। ओके, वो क्या हो गए, रेस हो गए। लेकिन कुछ ग्राउंड ऐसे हैं जो मैं हियरिंग के समय क्या करना चाहता हूं, रेस करना चाह रहा हूं। अब मन में यह सवाल उठ रहा है कि मैंने उस APL 01 फॉर्म में, अपील फॉर्म में तो वो ग्राउंड क्या नहीं करे थे, रेस नहीं करे थे, लेकिन मैं हियरिंग में उसको क्या करना चाहता हूं, रेस करना चाहता हूं। तो क्या अपीलेट ऑथोरिटी मुझे दूसरे एडिशनल ग्राउंड ऑफ अपील, कौन से अपील, एडिशनल ग्राउंड ऑफ अपील मेरे को रेज करने देंगे क्या? तो हमारे यहां पर लॉ ने क्या कहा, हम आपको बिल्कुल एडिशनल ग्राउंड ऑफ अपील क्या करने देंगे, रेज करने देंगे। क्या करने देंगे, हम आपको बिल्कुल क्या करने देंगे, रेज करने देंगे। लेकिन ऐसा तभी क्या होगा, पॉसिबल होगा, और ऐसा तभी पॉसिबल होगा जो आपकी ओमिशन थी। क्या थी स्टूडेंट्स, जो आपकी ओमिशन थी, वो ओमिशन क्या नहीं होनी चाहिए, विलफुल नहीं होनी चाहिए। वो ओमिशन क्या नहीं होनी चाहिए, विलफुल नहीं होनी चाहिए। वो ओमिशन क्या नहीं होनी चाहिए, वो क्या नहीं होनी चाहिए, अनरीजनेबल नहीं होनी चाहिए। अब हमारे सप्लायर ने कहा साहब ये ओमिशन विलफुल नहीं होना और ओमिशन अनरीजनेबल नहीं होना, कुछ इसके एग्जाम्पल हो जाए तो माइंड में बैठ जाए। तो हमारे लॉ ने क्या कहा, देखो ऐसा हो सकता है कि हियरिंग के समय क्या आ गया हो, कोई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का क्या आ गया हो, जजमेंट आ गया हो, जो उस समय अवेलेबल नहीं था जिस समय आपने क्या करी थी, अपील करी थी। ओके, ऐसा भी हो सकता है बाद में कोई लॉ में क्या हो गया हो, रेट्रोस्पेक्टिव क्या हो गया हो, अमेंडमेंट हो गया, और इस रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट की वजह से अब आप कोई दूसरे ग्राउंड ऑफ अपील भी क्या करना चाहते हैं, रेज करना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्लियर है कि आपकी ओमिशन जो है वो विलफुल नहीं है, आपकी जो ओमिशन है वो अनरीजनेबल नहीं है। तो अपीलेट ऑथोरिटी उन एडिशनल ग्राउंड ऑफ अपील को भी क्या करेगा, कंसीडर करेगा, जो हमारे अपील के क्या नहीं थे, फॉर्म में नहीं थे। आ गई बात समझ में? तो क्या करेंगे, ऐड कर सकेंगे एनी ग्राउंड ऑफ अपील जो क्या नहीं थी, अपील के फॉर्म में नहीं थे। ओके, अब हमारा सप्लायर एक और बात जानना चाहता है साहब कि मैं अपीलेट ऑथोरिटी के पास में आया हूं तो अपीलेट ऑथोरिटी कैसा ऑर्डर पास कर सकेगी, इनकी ऑर्डर पास करने की ताकत के बारे में तो बताइए, ताकि मैं पहले ही समझ जाऊं कि वहां जाना है या नहीं जाना है। तो हमारे लॉ ने क्या कहा, देख उनके पास में ये पावर है कि वो तो तेरा ऑर्डर, डिमांड ऑर्डर को ही क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। वो कैंसिल करने की भी क्या रखते हैं, पावर रखते हैं। वो ये भी पावर रखते हैं कि तेरी जो डिमांड बढ़ रही है उस डिमांड को वो क्या कर दें, रिड्यूस भी कर दें। वो लेकिन गुगली करने की भी क्या रखते हैं, पावर करते हैं। सप्लायर ने कहा साहब ये गुगली क्या होती है, तो लॉ ने कहा गुगली ये होती है, ऐसा भी पॉसिबल है कि वहां अपील करने के बाद तेरी लायबिलिटी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। उनके पास में ये भी क्या है, पावर है। वो कैंसिल भी कर सकते हैं, वो इंक्रीज भी कर सकते हैं और वो डिक्रीज भी कर सकते हैं। सप्लायर ने कहा साहब क्या उनके पास में ये पावर है क्या कि वो एंटायर ही ऑर्डर को कैंसल करके, उसको नलिफाइड करके और वापस प्रॉपर ऑफिसर को कहे कि तू फ्रेश क्या कर, प्रोसीडिंग कर और फ्रेश एडजुडिकेशन कर। क्या ये पावर उनको आपके लॉ ने दी है? तो फिर लॉ मेकर ने कहा नहीं,
इस पावर को क्या बोलते हैं? रिमांड पावर बोलते हैं। रेफर क्या कर देना, बैक करने की क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। और ये पावर हमने उनको नहीं दी है। अगर ये पावर हम उनको दे दें फिर तो क्या होगा, केस अननेसेसरी च्युइंगम की तरह क्या हो जाएंगे, खिंचते चले जाएंगे। तो ये पावर हमने उनसे क्या करी है, ले ली है, हमने उनको दी ही नहीं है। ओके, तो हमारे सप्लायर ने कहा ठीक है साहब, ओके, बात समझ में आ गई, गुगली भी हाँ यहां हो सकती है। सप्लायर कहता है साहब अपील तो मैं कर दूं, लेकिन कितने साल में क्या आएगा, ऑर्डर आएगा? मैंने तो सुना है अपील कर दो और बहुत सालों, भूल जाओ, बहुत सालों बाद क्या आता है, ऑर्डर आता है। आप बताएं कि कोई टाइम लिमिट भी है कि ऑर्डर पास करने की? लॉ ने कहा देखो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, हम आपकी बात सुनेंगे, हम उस पर डिसीजन देंगे, हम उस पर क्या देंगे, ऑर्डर देंगे। और हम जल्दबाजी में क्या नहीं कर सकते, कोई गलत ऑर्डर, कोई डिसीजन गलत नहीं दे सकते। इसलिए हमने सिर्फ एक ना रिकमेंडेटरी क्या दी है, पावर दी है, रिकमेंडेटरी प्रोविजन बनाया है कि अगर अपीलेट ऑथोरिटी से पॉसिबल हो तो वो विद इन 1 ईयर में क्या कर दे, ऑर्डर पास कर दे। लेकिन ये मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है, हम ऐसे मैंडेटरी प्रोविजन में हम उनको क्या नहीं कर सकते, नहीं बांध सकते। सप्लायर ने कहा ठीक है साहब, आपने डायरेक्टरी पावर तो दी कम से कम। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल हमने क्या दी है, डायरेक्टरी पावर उनको दी है। ओके, अब हमारा यहां पर सप्लायर क्या करता है, पूछता है कि कल मान लीजिए साहब, मान लीजिए कि मेरे अगेंस्ट क्या हो जाए, ऑर्डर क्या हो जाए, पास हो जाए, या फिर डिपार्टमेंट के अगेंस्ट क्या हो जाए, ऑर्डर पास हो जाए, तो फिर क्या हो सकता है, फिर क्या हो सकता है? तो लॉ मेकर ने क्या कहा, यहां से हायर अथॉरिटी के पास जाओ। अगर आप यहां से ऑर्डर से खुश नहीं हो तो अपीलेट कहां जाओ, ट्राइब्यूनल में जाओ। फिर वहां से खुश नहीं हो तो हाई कोर्ट में जाओ। वहां से भी खुश नहीं हो तो कहां जाओ, सुप्रीम कोर्ट में जाओ। और अगर आप इस ऑर्डर को लेके कहीं नहीं गए तो फिर यही ऑर्डर आपका क्या बन जाएगा, फाइनल बन जाएगा। हमने कहा साहब ये तो हमारी बात हुई, कल मान लीजिए हमारे फेवर में जजमेंट आया और डिपार्टमेंट उस ऑर्डर से क्या नहीं हुआ, खुश नहीं हुआ, तो क्या होगा? तो फिर लॉ मेकर ने कहा सेम होगा। हाँ, उनमें एक एक्स्ट्रा है कि वो उस ऑर्डर का क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। हमने कहा क्या बात कर रहे हो, अपील के ऑर्डर पास किए गए क्या रिवीजन? तो लॉ मेकर ने कहा हाँ, क्योंकि जो रिवीजनल ऑथोरिटी है, कौन सी ऑथोरिटी, रिवीजनल ऑथोरिटी अपीलेट ऑथोरिटी से भी क्या है, बढ़कर है। कौन सी ऑथोरिटी से भी बढ़कर है, अपीलेट ऑथोरिटी से बढ़कर है। तो अगर अपीलेट ऑथोरिटी के ऑर्डर से खुद डिपार्टमेंट क्या नहीं है, खुश नहीं है, तो वो उस ऑर्डर का 108 में रिवीजन कर सकता है। नहीं तो उसके अगेंस्ट क्या कर सकता है, अपीलेट ट्राइब्यूनल में अपील कर सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और नहीं जाए तो फिर वही ऑर्डर क्या बन जाता है, फाइनल बन जाता है। फिर वही ऑर्डर क्या बन जाता है, फाइनल बन जाता है। ओके, सप्लायर ने कहा साहब ठीक है साहब, बिल्कुल बात क्या कर चुका हूं, समझ चुका हूं। सप्लायर ने कहा साहब एक बात और है, आपने कहा रिस्क है अपील में जाने की, उम्मीद है कि हमारे फेवर में डिसीजन आएगा, लेकिन रिस्क भी है कि हमारी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूं साहब कि कल मान लीजिए अपीलेट ऑथोरिटी को लगता है, उनको लगता है कि असेसी ने, मैंने, सप्लायर ने कम टैक्स क्या करा है, पे करा है, मैंने शॉर्ट टैक्स क्या कर रखा है, पेड कर रखा है। मतलब मैंने तो टैक्स क्या करा, उनको लगता है साहब मैंने क्या नहीं करा, पेड ही नहीं करा, या फिर तो मैंने टैक्स ही क्या कर दिया है, शॉर्ट क्या कर दिया है, पेड कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, या फिर उनको ऐसा लगे कि डिपार्टमेंट को ने मुझको क्या दे दिया है, एरोनियस क्या दे दिया, रिफंड दे दिया, जबकि ऐसा मैंने तो अपील में रेज ही नहीं करा था, मैं क्यों रेज करूंगा, क्यों उन्होंने मेरे को गलती से रिफंड दे दिया। लेकिन उनको लग रहा है ऐसा, तो फिर क्या वो मेरी सीधी डिमांड निकाल देंगे, मेरे को बोलेंगे कि ऑर्डर पास करो? तो यहां पर लॉ ने कहा नहीं, जब भी अगर अपीलेट ऑथोरिटी को लगता है कि सप्लायर ने टैक्स पे नहीं करा है किसी और मामले में, या क्या करा है, शॉर्ट पेड करा है किसी और मामले में, या फिर किसी और मामले में डिपार्टमेंट ने गलती से उसको क्या दे दिया, रिफंड दे दिया है, तो वो उसके अगेंस्ट डिमांड ऑर्डर पास नहीं करेंगे। पहले उनको सेक्शन 73 या फिर एज पर सेक्शन 74 जो भी केस क्या हो रहा है, एप्लीकेबल हो रहा है,
उनको क्या देना पड़ेगा, शो कॉज नोटिस देना पड़ेगा और फिर डिमांड ऑर्डर क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। हमने कहा सब सप्लायर ने कहा 73 में शो कॉज नोटिस देने की, 74 में शो कॉज नोटिस देने की, 73 में डिमांड ऑर्डर पास करने की, 74 में डिमांड ऑर्डर पास करने की, तो क्या होती है, टाइम लिमिट होती है। तो क्या ये उनको उस टाइम लिमिट में देना पड़ेगा, और अगर टाइम लिमिट क्या हो गई, एक्सपायर हो गई, तो लॉ ने कहा अगर एक्सपायर हो गई तो फिर आपके अगेंस्ट डिमांड नहीं निकलेगी, आपको शो कॉज नोटिस नहीं आ सकता। इसका मतलब अगर अपीलेट अथॉरिटी को भी लगता है कि टैक्स पेड नहीं है, शॉर्ट पेड है और एरोनियसली क्या है, रिफंडेड, तो उन्हें भी आपको पहले क्या देना पड़ेगा, शो कॉज नोटिस देना पड़ेगा। वो बिना शो कॉज नोटिस दिए अपीलेट अथॉरिटी भी क्या नहीं कर सकती, सीधा डायरेक्टली आपके अगेंस्ट क्या नहीं कर सकती, डिमांड नहीं कर सकती। हमने कहा साहब ये प्रोविजन तो आपने बहुत ही क्या बनाया है, बेहतरीन बनाया है। ओके, तो अब यहां से हमारा क्या हुआ, ये हमारी फर्स्ट क्या थी, अपील थी, सेक्शन 10 क्या था, 7 था। कौन सा सेक्शन था, सेक्शन 107, और 107 किसका था दोस्तों, 107 था हमारा अपीलेट किसका, ऑथोरिटी का। अपीलेट ऑथोरिटी बोले या फिर हम इसको क्या समझें, कमिश्नर अपील ही समझे। क्या समझे, कमिश्नर अपील। कैसे समझे कमिश्नर अपील, यहां पर भी ज्वाइंट कमिश्नर ही होता है। क्या होता है, ज्वाइंट कमिश्नर, कौन सा, अपील का, या फिर कौन सा, कमिश्नर कौन सा, अपील। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अपीलेट ऑथोरिटी बोलते हैं। इन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं, अपीलेट ऑथोरिटी। अब हमारा सप्लायर बोल रहा है साहब मन में तो अब और भयंकर क्वेश्चन आ रहे हैं, जल्दी से सॉल्यूशन दें। तो लॉ ने का पूछो। अब हमारा सप्लायर बोलता है कि मान लीजिए साहब अगर कोई ऐसा ऑर्डर क्या हुआ, पास हुआ, प्रॉपर ऑफिसर ने पास करा या फिर अपीलेट ऑथोरिटी ने क्या करा, पास करा, जिससे खुद डिपार्टमेंट क्या नहीं है, खुश नहीं है, तो अब बोलिए क्या होगा। तो हमने कहा ना यार, अभी तो आपको बताया था कि अगर प्रॉपर ऑफिसर के ऑर्डर से खुश नहीं हो तो आप क्या कर सकते हो, अपीलेट ऑथोरिटी में एप्लीकेशन कर सकते हो। हमने कहा सब अपीलेट ऑथोरिटी के ऑर्डर से खुश नहीं है तो आप अपीलेट ट्राइब्यूनल में क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो। डिपार्टमेंट को क्या दी है, रेमेडी दी है। हमने कहा सब आपने एक रिवीजन भी तो बोला था कि रिवीजन 108 से वो क्या है, तो हमारे लॉ ने कहा 108 जो है रिवीजन बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपील चैप्टर, रिवीजन चैप्टर के अंदर रिवीजन ही है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो अब हम यहां से सीखते हैं कि रिवीजन क्या होगा, कब होगा। अगर दोस्तों आप इनकम टैक्स में सेक्शन 263 का क्या रखते हैं, नॉलेज रखते हैं, तो आपको ध्यान होगा एज पर सेक्शन 263 कमिश्नर के पास में क्या है, पावर है कि उससे सबऑर्डिनेट ऑफिसर ने जो ऑर्डर पास करा, अगर वो ऑर्डर क्या निकला, अगर वो ऑर्डर एरोनियस हुआ, एरोनियस ऑर्डर पास करा उन्होंने, प्लस इसके साथ में वो ऑर्डर भी क्या हुआ, प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू हुआ, प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू हुआ। ओके, सिर्फ प्रीजुडिशियल होने से बात नहीं बनेगी, बात बनने के लिए ऑर्डर भी क्या होना चाहिए, एरोनियस होना चाहिए। जैसे इनकम टैक्स में किसी एक्सपेंडिचर की डिडक्शन दे दी, कोई रिसिट को क्या नहीं करा, टैक्स नहीं करा, तो ये ऑर्डर तो प्रीजुडिशियल हुआ है। इसका मतलब नहीं कि ऑर्डर का क्या कर दो, रिवीजन कर दो। प्रीजुडिशियल होने के साथ में उस ऑर्डर का क्या होना जरूरी भी होता है, एरनियस भी होना जरूरी होता है। अब ये ऑर्डर एरनियस कैसे बनता है, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई ऑर्डर पास करा और वो एज पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंग ही नहीं है। आपने कोई ऑर्डर पास करा जो एज पर क्या है, सर्कुलर के अकॉर्डिंग नहीं है, किसके, बोर्ड के सर्कुलर के अकॉर्डिंग नहीं है, या फिर आपने कोई मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम क्या कर दी है, रिकॉर्ड कर दी है, तो हमारे इनकम टैक्स में 263 में क्या होता है, रिवीजन। अब हमारा सप्लायर पूछ रहा है साहब अगर मान लो यहां पर भी क्या कर दे, कोई ऑर्डर पास हो जिसमें मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम क्या हो जाए, रिकॉर्ड हो जाए, या फिर वो एज पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजमेंट के क्या नहीं हो, अकॉर्डेंस में नहीं हो, या फिर एज पर बोर्ड के सर्कुलर के क्या नहीं हो, अकॉर्डेंस में नहीं हो, कहने का मतलब है वो ऑर्डर भी क्या हो, एरनियस, प्लस अगर प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू हो, असेसी के नहीं, अगर डिपार्टमेंट के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो,
तो फिर डिपार्टमेंट क्या कर सकता है, क्योंकि हमने तो इनकम टैक्स में सीखा है साहब, वो 263 कर सकते हैं, वो 154 कर सकते हैं, वो 147 कर सकते हैं, ना जाने क्या क्या पावर अपने पास में रख रखी है इनकम टैक्स लॉ में। आप तो मेरे को जीएसटी लॉ की क्या दें, नॉलेज दें कि वो क्या कर सकते हैं और कितने समय में कर सकते हैं और कुछ कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो हमारे लॉ मेकर ने कहा कि आप बहुत क्या रखते हैं, ज्ञान रखते हैं, तो फिर सुनिए, यहां पर भी अगर क्या हुआ है, कोई ऑर्डर पास हुआ है, और कौन सा ऑर्डर हुआ है, एरनियस ऑर्डर पास हुआ है, प्लस वो ऑर्डर क्या हुआ, प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, कहीं ऐसा हो गया हो प्रॉपर ऑफिसर ने ब्राइब ले ली हो, रिश्वत लेके क्या कर दिया, ऑर्डर पास कर दिया, कौन से रिविजनल अथॉरिटी के सबऑर्डिनेट ऑफिसर ने पास कर दिया हो, तो हमने रिविजनल अथॉरिटी को क्या दी है, पावर दी है कि वो उस ऑर्डर का क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। अब हमारा सप्लायर पूछ रहा है साहब ये कैसे मालूम पड़ेगा कि ऑर्डर एरनियस है, ऐसा भी तो हो सकता है कि जिस समय ऑर्डर पास करा था उस समय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं आया था, हाई कोर्ट का जजमेंट नहीं आया था, सर्कुलर नहीं आया था, रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट नहीं आया था, लेकिन अब आ गया हो, तो अब बोलिए वो ऑर्डर एरनियस है कि नहीं है। तो हमारे डिपार्टमेंट ने क्या कहा, हमारे लॉ ने कहा, ये हमने वर्ड कौन सा यूज करा, रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड का मतलब ये वो जरूरी नहीं है कि ये रिकॉर्ड वही हो जिस समय ओरिजिनल ऑर्डर क्या हुआ था, पास हुआ था, ये रिकॉर्ड वो भी हो सकते हैं जब हम आज क्या कर रहे हैं, एग्जामिनेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, एग्जामिनेशन के समय जो रिकॉर्ड्स क्या हैं, अवेलेबल हैं। सुनिएगा स्टूडेंट्स, रिकॉर्ड्स जो एट द टाइम ऑफ कौन सा, एग्जामिनेशन, इसका मतलब जब ओरिजिनल ऑर्डर पास हुआ उस समय नहीं थे, लेकिन आज एग्जामिनेशन के समय है, और उस एग्जामिनेशन से बनता है कि ऑर्डर एरनियस प्लस प्रीजुडिशियल है, तो उसका रिवीजन हो सकता है। लेकिन साथ में यह भी सुनिएगा, वंस अगर रिवीजन की प्रोसीडिंग क्या हो गई है, स्टार्ट हो गई है, और फिर उस प्रोसीडिंग, चलती प्रोसीडिंग में कोई क्या हाथ लग जाए, रिकॉर्ड्स हाथ लग जाए, तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं मानेंगे और उनके बेसिस पे हम रिवीजन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि लॉ ने क्या कहा है, रिकॉर्ड्स का मतलब वो जो कौन से हैं, अवेलेबल है, कब, एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। कौन कर रहा है एग्जामिनेशन, रिविजनल ऑथोरिटी, वो ही क्या होंगे, रिकॉर्ड्स होंगे, और हम क्या कर सकेंगे, रिवीजन कर सकेंगे। हमारे यहां पर क्या कह रहे, सप्लायर कह रहा है साहब ये तो आपके फेवर का सेक्शन हुआ, आप उस ऑर्डर को रिवाइज कर रहे हैं जो आपके इंटरेस्ट के अगेंस्ट था, तो अब रिवीजन ऑर्डर तो ऐसा पास होगा जो आपके फेवर के होगा और हम लोगों के सप्लायर के इंटरेस्ट के क्या होगा, अगेंस्ट होगा। तो लॉ ने का बिल्कुल सही समझे हो, ये वैसा ही रिवीजन है जैसे इनकम टैक्स का सेक्शन 263 का क्या होता है, रिवीजन होता है। सप्लायर ने कहा साहब ये तो जानना बहुत जरूरी है कि हमारे साथ क्या क्या हो सकता है। अब एक बात आप मैं पूछना चाह रहा हूं साहब, आप रिवीजन कर सकते हो, जैसे कि मान लीजिए रिफंड ऑर्डर पास हो गया, आपकी नजरों में आपने जब एग्जामिनेशन करा तो आपको लगा कि वो रिकॉर्ड्स के बेसिस पे ऑर्डर एरनियस प्लस प्रीजुडिशियल तो है ही, आप उसका रिवीजन करना चाहते हैं, लेकिन वो जो रिफंड ऑर्डर पास हुआ है क्या मुझको उसका रिफंड मिलेगा? तो फिर हमारे लॉ ने क्या कहा, नहीं नहीं नहीं, जैसे ही हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, तो सबसे पहले तो ये काम करेंगे, उस ऑर्डर पे हम क्या लगा देंगे, स्टे लगा देंगे, उस ऑर्डर के ऑपरेशन पे क्या लगा देंगे, स्टे लगा देंगे, रिफंड मिलेगा ही नहीं। आपको क्या नहीं देंगे, हम अभी रिफंड नहीं देंगे जब तक रिविजनल ऑर्डर हम क्या नहीं कर देते, पास नहीं कर देते। सप्लायर ने कहा सब अब धीरे धीरे बात समझ में आ रही है और दिमाग में बैठ रही है कि आप क्या करने वाले हो। अब हमारे सप्लायर ने पूछा साहब जैसे कि मान लीजिए प्रॉपर ऑफिसर ने कोई ऑर्डर क्या करा, पास करा, आप तो 6 महीने के अंदर अंदर डिपार्टमेंट तो अपीलेट अथॉरिटी को अपील भी कर सकता है और आप चाहे तो उसका रिवीजन भी कर सकते हैं। तो क्या आप एक ही प्रॉपर ऑफिसर के ऑर्डर पे क्या दोनों काम कर दोगे, डुप्लीकेशन करोगे, मेरा एक ऑर्डर दो दो जगह चलेगा, मैं दो दो जगह के चक्कर काटूंगा मैं, क्या ऐसा होगा? तो लॉ ने कहा नहीं नहीं नहीं, जब तक प्रॉपर ऑफिसर के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील करने की जो टाइम लिमिट थी, हमने कहा वो तो 6 मंथ थी साहब, आपने अभी बताई थी सेक्शन 107 में सब सेक्शन 2 से 6 मंथ थी। तो हां, जब तक वो क्या नहीं हो जाती, एक्सपायर नहीं हो जाती, मतलब जब तक डिपार्टमेंट के पास में अपीलेट अथॉरिटी के दरवाजे क्या हैं, खुले हुए हैं, तब तक हम उस ऑर्डर का क्या नहीं करेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे। वंस अगर वो क्या हो जाए, टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाए और आप अपील में नहीं गए हैं, तो फिर हम उसका रिवीजन करेंगे। हमने कहा साहब ये बात बिल्कुल सही है और बहुत ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन
कोई क्या मैक्सिमम टाइम लिमिट भी है क्या कि उस टाइम में आपको रिवीजन करना ही करना है? क्योंकि हमारे इनकम टैक्स में तो दी हुई है साहब सेक्शन 263 में, तो उन्होंने कहा यहां पर भी दी हुई है, यहां हमने 1 साल ज्यादा दी है, वहां हमने 2 साल दी है, लेकिन यहां हमने क्या दी है? 3 साल दी है कि 3 साल के अंदर क्या करना होगा? रिवीजन ऑर्डर तो पास करना ही होगा। हमने कहा साहब 3 साल कब से, किसके 3 साल, कब से 3 साल? तो हमने कहा जिस ऑर्डर को आप रिवाइज करना चाहते हैं, जिस ऑर्डर को आप रिवाइज करना चाहते हैं वहां से कितने साल? 3 साल। हमने दिमाग लगाया और हमने क्वेश्चन पूछा साहब मान लो प्रॉपर ऑफिसर के ऑर्डर को रिवाइज करना चाह रहे हैं तो कब से 3 साल? लॉ ने कहा जब से प्रॉपर ऑफिसर ने ऑर्डर पास करा। हमने कहा साहब प्रॉपर ऑफिसर के ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपीलेट ऑथोरिटी में गए, वहां ऑर्डर क्या हुआ? पास हुआ, और वो भी आप क्या उस ऑर्डर से खुश नहीं हो, आप उसका क्या करना चाहते हो? रिवीजन करना चाहते हो। तो बोलो कब से 3 साल? तो उन्होंने कहा जब से अपीलेट ऑथोरिटी ने ऑर्डर क्या करा है? पास करा है। मतलब जो ऑर्डर सॉट टू बी क्या है? रिवाइज है। जिस पार्ट को हम रिवाइज करना चाहते हैं वो जब क्या हुआ था? पास हुआ था, वहां से कितने साल? मैक्सिमम 3 साल में हमको रिवीजन करना पड़ेगा। हमारे सप्लायर ने कहा साहब क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं, अगर मान लीजिए अपील हो गई है, अपील हो गई है तो अपील भी चलती रहेगी और आप उसका क्या कर देंगे? रिवीजन भी कर देंगे। तो हमारे यहां पर रिवीजन अथॉरिटी ने कहा नहीं, जब तक क्या चलेगी? अपील चलेगी। जब तक क्या चलेगी? अपील चलेगी। हम उसका क्या नहीं करेंगे? रिवीजन नहीं करेंगे। हमने कहा अपील के बाद, अपील का ऑर्डर आने के बाद कर देंगे। हमारे लॉ ने कहा बिल्कुल कर देंगे, अपील का ऑर्डर आने के बाद करेंगे। लेकिन अपील का ऑर्डर आने के बाद में हम सिर्फ उन्हीं मैटर का क्या करेंगे? रिवीजन कर सकेंगे जो मैटर अपील के अंदर रेज्ड और डिसाइडेड नहीं हुए हैं। जैसे अपीलेट ट्राइब्यूनल ने किसी मैटर पे क्या कर दिया? अपना ऑर्डर दे दिया, रिवीजनल अथॉरिटी ने कहा हम उससे छोटे हैं, ट्राइब्यूनल क्या है? बड़ी है, उनके पास किए गए ऑर्डर को रिवाइज नहीं कर सकते। लेकिन जो मैटर अपील में क्या नहीं हुए? कंसीडर नहीं हुए, ना ही क्या हुए? डिसाइड हुए, हम उनका क्या कर सकते हैं? रिवीजन कर सकते हैं, हम उनका कर सकते हैं। सप्लायर ने पूछा साहब जब तक तो अपीलेट ट्राइब्यूनल का डिसीजन आएगा, हो सकता है आपके तो 3 साल ऑर्डर से 3 साल में रिवीजन करने की टाइम लिमिट क्या हो जाए? एक्सपायर हो जाए। तो फिर आप कैसे करोगे उनका भी रिवीजन जो अपील में कंसीडर और डिसाइडेड ही नहीं हुए? तो लॉ ने कहा कि ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में यह होगा कि हमको एक्स्ट्रा टाइम लिमिट मिल रही है, लॉ ने कहा, और एक्स्ट्रा टाइम लिमिट क्या है? वो 3 साल तो है ही, और हमको एक्स्ट्रा टाइम लिमिट मिल रही है कितनी? 1 ईयर। कब से 1 ईयर? 1 ईयर तब से जब से उस अपील का ऑर्डर क्या हुआ है? पास हुआ है, वहां से 1 साल और ओरिजिनल 3 साल, विच एवर इस क्या होगा? लेटर होगा। सप्लायर ने कहा साहब इसका मतलब जो मैटर अपील में क्या हो गए? कंसीडर हो गए, डिसाइडेड हो गए हैं, आप उनका रिवीजन नहीं कर सकते। लॉ ने कहा बिल्कुल नहीं कर, उन्होंने जो कंसीडर डिसाइड कर लिया है हम उनका क्या नहीं कर सकेंगे? रिवीजन नहीं कर सकेंगे। हमारे सप्लायर ने कहा साहब एक घांसू क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, आपने कहा है आप उस ऑर्डर का रिवीजन करते हो जो आपसे सबऑर्डिनेट ऑफिसर ने क्या करा है? सबऑर्डिनेट अथॉरिटी ने ऑर्डर पास करा, उसका रिवीजन करते हो। लॉ ने कहा इसमें क्या धांसू दिमाग लगाया? ये तो बड़ी जनरल बात है। सप्लायर बोलता है दिमाग ये है साहब, मान लीजिए आपने कोई रिवीजन ऑर्डर पास करा, आपने कोई मैटर क्या लिया? रिवीजन में लिया, क्या आप उसका दोबारा रिवीजन कर सकते हैं? क्योंकि जिसका आप दोबारा रिवीजन करना चाह रहे हैं उसको भी पहले ही आपने ही क्या करा है? रिवाइज करा है या रिवीजन में लिया है, वो तो लोअर अथॉरिटी है ही नहीं। अब लॉ ने कहा वास्तव में धांसू दिमाग है तुम्हारा, बिल्कुल सही बात है। तो हमारे लॉ ने कहा जो मैटर ऑलरेडी क्या हो चुके हैं? रिवाइज्ड हो चुके हैं, किसमें? रिवीजन अथॉरिटी के पास में 108 में, उसका क्या नहीं हो सकता? दोबारा रिवीजन नहीं हो सकता है, उसका दोबारा रिवीजन नहीं हो सकता। हमारे लॉ ने कहा बहुत ज्यादा जूस निकालते हो तुम तो वर्ड्स का। ओके, सप्लायर ने कहा साहब ये रिवीजनल अथॉरिटी में तो सप्लायर के इंटरेस्ट के अगेंस्ट ही ऑर्डर पास होना है, इंटरेस्ट के अगेंस्ट ही ऑर्डर पास होना है। अब अगर उस ऑर्डर से हम खुश नहीं है सप्लायर, तो हम क्या करें? तो लॉ ने कहा क्या करें? आप अपीलेट ट्राइब्यूनल में जाके क्या करिए? अपील करिए। आप हाई कोर्ट जाइए फिर बाद में, और कहां जाइए? सुप्रीम कोर्ट में जाइए। और अगर नहीं गए तो फिर रिवीजनल अथॉरिटी का ऑर्डर क्या बन जाएगा? फाइनल, और क्या हो जाएगा? बाइंडिंग हो जाएगा। अब हमारे यहां पर सप्लायर ने कहा साहब ये रिवीजनल अथॉरिटी को रिवीजन करने के लिए क्या एप्लीकेशन करनी पड़ती है? हमारे लॉ ने क्या कहा? क्या सप्लायर क्या दिमाग रखते हो? ठीक है, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने के लिए खुद आओगे?
यहां एप्लीकेशन नहीं करती है, यहां हम ओन मोशन ही क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं, या फिर हमारा ही डिपार्टमेंट हमको कहे तो हम क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। कभी कोई सप्लायर खुद आके बोलेगा क्या कि ना मेरे ऑर्डर का रिवीजन करो और ऐसा ऑर्डर पास करो जो मेरे तो इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो और आपके क्या हो, फेवर में हो। सप्लायर ने कहा हाँ हाँ सब ऐसा तो नहीं होगा, मतलब यहां हम एप्लीकेशन नहीं करते हैं। सप्लायर ने कहा साहब एक क्वेश्चन बहुत जोरदार दिमाग में आ रहा है और बहुत जोरदार है, आपने ये तो कह दिया जिस दिन अपीलेट ट्राइब्यूनल का ऑर्डर पास हुआ, हाई कोर्ट का हुआ, सुप्रीम कोर्ट का हुआ, उस दिन जो जो मैटर कंसीडर और डिसाइडेड हो गए उनका रिवीजन नहीं कर सकते, लेकिन जो कंसीडर डिसाइड नहीं हुए उनका तो क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। 1 साल 3 साल विच एवर इस किस्म में लेटर में हमारे लॉ ने क्या कहा, बिल्कुल सही बात है। सप्लायर ने कहा साहब एक दिक्कत है, मान लीजिए आप मेरे ऑर्डर का रिवीजन कर रहे हैं, आप मेरे ऑर्डर का क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, और उसी मैटर जिसका आप रिवीजन करना चाहते हैं उसी मैटर पे किसी और प्रोसीडिंग में, किसी और के केस में, किसी और प्रोसीडिंग में क्या हुआ है, मान लीजिए आपके हायर अथॉरिटी अपीलेट ट्राइब्यूनल में आपकी हार हुई है, अब हाई कोर्ट में आपकी क्या हुई है, हार हुई है। अब आप मेरा रिवीजन कैसे करोगे, अगर आप मेरा रिवीजन करोगे मैं तो हाई कोर्ट के जजमेंट का क्या दूंगा, रेफरेंस दूंगा, मैं तो अपीलेट ट्राइब्यूनल में जो क्या है डिसीजन है उसका जज आपको क्या दूंगा, रेफरेंस दूंगा, और कहूंगा कि आप इसका मेरे अगेंस्ट ऑर्डर पास नहीं कर सकते क्योंकि सेम मैटर पे अदर के केस में फेवर में क्या आया हुआ है, जजमेंट आया हुआ है। तो हमारे लॉ ने क्या कहा, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है उस जजमेंट के अगेंस्ट हमने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी हो, अपीलेट ट्राइब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट हमने हाई कोर्ट में क्या कर दी हो, अपील कर दी हो, तो हमारे का बिल्कुल पॉसिबल है। और यह भी पॉसिबल है कि फिर सुप्रीम कोर्ट से हमारे फेवर में क्या आ जाए, जजमेंट आ जाए, हाई कोर्ट में हमारे फेवर में क्या आ जाए, जजमेंट आ जाए। सप्लायर ने कहा सब ये भी पॉसिबल है आपके फेवर में आ जाए, लेकिन हमने कहा हो सकता है साहब जब तक वो जजमेंट आ जाए तो 3 साल तो क्या हो जाएंगे, एक्सपायरी हो जाएंगे। मेरे केस में तो 3 साल एक्सपायर हो जाएंगे, जब तक उसके केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आएगा, जब तक उसके केस में हाई कोर्ट का जजमेंट आएगा तो 3 साल क्या हो जाएंगे, एक्सपायर हो जाएंगे। तो लॉ ने क्या कहा, सुनो सुनो सुनो, अगर किसी और की प्रोसीडिंग में, सम अदर किसमें प्रोसीडिंग के अंदर डिपार्टमेंट की अपीलेट ट्राइब्यूनल में क्या हुई, हार हुई, या फिर हाई कोर्ट में हार हुई, लेकिन वो केस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है, पेंडिंग चल रहा है, और अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में बाद में जीत गए तो जिस दिन अपीलेट ट्राइब्यूनल का डिसीजन आया था हारे हुए का और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया डिपार्टमेंट के फेवर में, या फिर हाई कोर्ट में डिपार्टमेंट की हार हुई थी जिस दिन, और जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में डिपार्टमेंट की क्या हुई है, जीत हुई है, इतना टाइम आपकी 3 साल का जो टाइम लिमिट था हम उसमें से क्या कर देंगे, उसको एक्सक्लूड कर देंगे। कितने साल की टाइम लिमिट में, 3 साल की टाइम लिमिट में एक्सक्लूड कर देंगे। हमने कहा साहब आप तो बड़े चंट हो, अपने फेवर के गजब प्रोविजन बना दिए ताकि आप दूसरे के केस में भी क्या कर जाओ, जीत जाओ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में। ओके, तो मेरे तो आप 3 साल बाद में भी क्या कर दोगे, आप उसका रिवीजन कर दोगे। तो हमारे लॉ ने कहा बिल्कुल, हमने जब लॉ बनाया है तो हमने बिल्कुल अपने फेवर के लिए बहुत कुछ रखा है और हमने इस तरह का क्या बनाया है, प्रोविजन बनाया है। तो उन्होंने कहा ठीक है साहब, बिल्कुल समझ गया। तो ये हमारा सेक्शन 108 का क्या हुआ है, रिवीजन हुआ है। कौन सा स्टूडेंट, 108, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपील में गए हुए का रिवीजन नहीं होगा, जो ऑलरेडी रिवाइज्ड हो चुके हैं उनका क्या नहीं होगा, रिवीजन नहीं होगा। जो अपील में ट्राइब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो कंसीडर डिसाइड हो गए उनका रिवीजन नहीं होगा। बाकी का जो हो सकता है रिवीजन हो सकता है कितने साल में, 1 साल, 3 साल, विच एवर इज लेटर, जब तक अपीलेट अथॉरिटी में जाने के दरवाजे क्या नहीं हो जाते, बंद नहीं हो जाते, तो रिवीजन अथॉरिटी के दरवाजे नहीं खुलते हैं, मतलब रिवीजन नहीं होगा। 6 महीने के क्या होगा, बाद में होगा। ओके, और यहां पर कब होगा रिवीजन, जो ऑर्डर एरेनियस प्लस प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ क्या है, रेवेन्यू है, उन ऑर्डर का क्या होता है, रिवीजन होता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट हमारा सेक्शन 112। देखिए सेक्शन 112 किसका है, अपीलेट ट्राइब्यूनल का है। नेक्स्ट अपील, सेकंड अपील, अपीलेट ट्राइब्यूनल। अब देखिए सप्लायर क्वेश्चन पूछता है, मान लीजिए साहब मैं अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर से खुश नहीं हूं या रिवीजनल अथॉरिटी के ऑर्डर से खुश नहीं हूं, तो मैं क्या करूं। तो हमारे यहां पर लॉ ने क्या कहा, करना क्या है, अपीलेट ट्राइब्यूनल के अंदर क्या करिए, अपील करिए। अगर आप अपीलेट अथॉरिटी, रिवीजनल अथॉरिटी के ऑर्डर से खुश नहीं है तो अपीलेट ट्राइब्यूनल में अपील करिए। सप्लायर पूछ रहा है अपील करने की कोई टाइम लिमिट है क्या साहब, तो हमने कहा जब हमारे वहां पर भी अपील करने की टाइम लिमिट थी तो यहां पर भी क्या होनी है, टाइम लिमिट होनी है। वहां पर भी फॉर्म था, यहां पर भी क्या होगा, फॉर्म होगा।
आपको फॉर्म करना है अपील 05 के अंदर अपील करेंगे आप, ओके, सप्लायर आप करेंगे, और वही टाइम लिमिट है विद इन कितने टाइम के अंदर, 3 मंथ के अंदर अंदर आपको क्या करनी है, अपील करनी है। 3 मंथ कब से, जब से वो ऑर्डर आपको क्या हुआ है, कम्युनिकेट हुआ है, उसके विद इन कितने टाइम के अंदर, 3 मंथ्स के अंदर, ओके, चलिए ठीक है। अब हमारा सप्लायर पूछ रहा है साहब अपीलेट ट्राइब्यूनल तो बड़ी है, ओके, अगर मान लीजिए मेरा क्या हो, पेटी अमाउंट हो, छोटा अमाउंट हो, क्या छोटे अमाउंट के लिए अपील करूं तो इतनी बड़ी ऑथोरिटी उसको क्या करेगी, लेगी। तो यहां पर 10 हमारे 112 सबसेक्शन 2 ने क्या कहा, उनके पास पावर है, उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि अगर मैटर 50,000 रुपए से ज्यादा का न हो, नॉट एक्सीडिंग 50,000, तो फिर वो क्या कर सकते हैं, रिफ्यूज कर सकते हैं, ओके। अब सप्लायर पूछ रहा है साहब ये तो ठीक है, मैं नाराज हूं, अगर मान लीजिए डिपार्टमेंट क्या ना हो, अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर से खुश ना हो, या रिवीजनल अथॉरिटी के ऑर्डर से क्या ना हो, खुश ना हो, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो हमारे लॉ ने कहा बिल्कुल सेम ही होगा जैसे अपीलेट अथॉरिटी में होगा। डिपार्टमेंट खुद क्या कर सकेगा, एप्लीकेशन कर सकेगा, वही विद इन कितने टाइम में, 6 मंथ के अंदर क्या कर सकेगा, एप्लीकेशन कर सकेगा, और इसकी एप्लीकेशन को सेम उसी तरीके से अपीलेट ट्राइब्यूनल क्या करेगा, डील करेगा, जैसे कि उनको की गई क्या हो, अपील हो। अब सप्लायर कह रहे साहब एक बहुत जोरदार क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं, मान लीजिए अपीलेट अथॉरिटी ने या फिर अपीलेट ट्राइब्यूनल अपीलेट किसने, अथॉरिटी ने, ओके, या फिर रिवीजनल अथॉरिटी ने, अपीलेट अथॉरिटी ने या फिर किसने, रिवीजनल अथॉरिटी ने कोई ऑर्डर क्या करा, पास करा है, ओके, कोई ऑर्डर पास करा, जैसे 1 पास करा, 2 पास करा, और ये 3 क्या करा, पास करा। इन 2 पॉइंट से तो हमारा सप्लायर क्या नहीं है, खुश नहीं है, इन 2 पॉइंट से तो कौन खुश नहीं है, सप्लायर खुश नहीं है, और इस तीसरे वाले पॉइंट ऑर्डर से कौन खुश नहीं है, खुद डिपार्टमेंट क्या नहीं है, खुश नहीं है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा साहब, क्या दोनों पार्टी एक ही ऑर्डर के लिए क्या करेगी, अपील करेगी, क्या एक ही ऑर्डर के लिए दो क्या की जाएगी, अपील की जाएगी। तो हमारे लॉ ने कहा क्वेश्चन तो वास्तव में बहुत ही क्या पूछा है, सही पूछा है। देखिए एक ही ऑर्डर के लिए क्या नहीं होगी, दो अपील नहीं होगी। हाँ ये जरूर हो सकता है कि एक ही ऑर्डर से दोनों पार्टी क्या नहीं हो, खुश नहीं हो, लेकिन एक ही ऑर्डर के अगेंस्ट दो अपील नहीं होगी। तो फिर सप्लायर ने पूछा साहब क्या होगा, तो उन्होंने कहा देखिए जो पहले अपील करेगा वो तो अपील कर देगा, लेकिन जैसे ही किसी ने अपील कर दी, भाई कोई पहले आ गया, हो सकता है कोई दूसरा बाद में अपील करना चाह रहा हो, वो सोच रहा हो कि 3 महीने का समय है मैं तो कर दूंगा, या डिपार्टमेंट सोच रहे हैं कि लॉ ने यार 6 महीने का समय दिया है तो 6 महीने में क्या कर देंगे, एप्लीकेशन कर देंगे, लेकिन उस 6 महीने से पहले हमारे सप्लायर ने क्या कर दी, अपील कर दी। तो हमारे लॉ ने कहा निराश होने की जरूरत नहीं है कि कोई पहले पार्टी आके उसने क्या कर दी, अपील कर दी, और आप क्या रह गए, पीछे रह गए, तो अब आप क्या नहीं कर सकते, अपील नहीं कर सकते। तो हमारे लॉ ने क्या कहा, अगर किसी ने पहले क्या कर दी है, अपील कर दी है, तो हम दूसरी पार्टी को सबसे पहले तो उसका क्या देंगे, नोटिस देंगे कि पहले वाली पार्टी क्या कर चुकी है, अपील कर चुकी है, और अगर वो चाहे तो अपील तो कर नहीं सकती, लेकिन अपील जैसा ही क्या कर सकते हैं, मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन क्या कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं। जी हाँ, मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन। अब हमारे ये बना कि ये मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन क्या होता है, तो मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल करना पड़ता है कितने डेज के अंदर अंदर, 45 डेज। 45 डेज कब से, जब से क्या आया, नोटिस आया है, उसके कितने डेज में, 45 डेज में, और इसको भी उसी तरीके से क्या किया जाएगा, डिस्पोज किया जाएगा जैसे अपीलेट ट्राइब्यूनल के सामने आप क्या करते, पहले आके क्या करते, अपील करते, तो भी उसको उसी तरीके से क्या किया जाएगा, डील किया जाएगा। सप्लायर ने पूछा साहब क्वेश्चन मेरा सेम है, अगर मान लीजिए मैं बीमार था, बाहर गया हुआ था और किसी रीजन से 3 महीने में अपील नहीं कर सका, तो आपने मेरे को अपीलेट अथॉरिटी में 1 महीने की क्या दी थी, डिले का कंडोनेशन दिया था, कि यहां पर भी डिले का कंडोनेशन होगा क्या, लॉ ने का बिल्कुल प्रोविजन बनाया है, वहां तो 1 महीने की डिले कंडोन होती थी, यहां पर 3 महीने और फर्दर 3 मंथ्स क्या हो सकती है, डिले कंडोन हो सकती है। मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन 45 डेज में फाइल करना होता है ओरिजिनल, वो और 45 डेज क्या हो सकती है, डिले कंडोन हो सकती है। लेकिन लॉ ने कहा ध्यान से देखो, हमने यहां पर डिपार्टमेंट की डिले के कंडोनेशन का कोई प्रोविजन नहीं बनाया है, मतलब डिपार्टमेंट को तो विद इन कितने टाइम में, 6 मंथ में एप्लीकेशन करनी होगी, अदरवाइज उनकी डिले कंडोन नहीं हो सकती। अब हमारे सप्लायर क्वेश्चन पूछ रहा है साहब ये जो मैं अपील करता हूं, इस अपील की कोई फीस भी लगती है क्या, तो हमारे लॉ ने कहा
कि बिल्कुल क्या लगती है, फीस लगती है। लेकिन आपने ये क्वेश्चन यहां क्यों पूछा? तो हमारे सप्लायर ने कहा साहब जब वहां मैं पढ़ रहा था तो वहां तो लिखा था कि प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में करना है, प्रेस्क्राइब्ड मैनर के अंदर करना है, लेकिन प्रेस्क्राइब्ड फीस लिखा हुआ ही नहीं था। लेकिन यहां तो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म के साथ प्रेस्क्राइब्ड फीस भी है। तो हमारे लॉ ने कहा वास्तव में बहुत सही जूस निकालते हो और वर्ड को चबा चबा के क्या करते हो, पढ़ते हो। बिल्कुल सही बात है। अगर आप अपील कहां पर कर रहे हैं? अगर आप अपील कर रहे हैं अपीलेट किसमें? अथॉरिटी में। जी हां, सेक्शन कौन सा? 107 में आपने क्या करी है? अपील करी सब सेक्शन 1 में। तो वहां पर फीस का किसी तरह का प्रोविजन नहीं है, कोई भी क्या नहीं है, फीस नहीं है। लेकिन अगर आप अपील कहां कर रहे हैं? अपीलेट ट्राइब्यूनल में कर रहे हैं। जी हां, सेक्शन कौन सा? 112 सब सेक्शन कौन सा? 1। तो यहां पर आपको प्रेस्क्राइब्ड फीस का क्या करना पड़ेगा? पेमेंट करना पड़ेगा। हमने कहा साहब लगे हाथ बता दो कि प्रेस्क्राइब्ड फीस कितनी है। तो उन्होंने कहा प्रेस्क्राइब्ड फीस है कितनी? 1000 रुपीज। अगर अमाउंट कितने का हुआ? 1 लाख का हुआ। अगर 1 लाख का डिस्प्यूटेड है तो उस पर कितना होगा? 1000 होगा। लेकिन किसी भी केस में अपील करने की फीस 25,000 रुपए से क्या नहीं होगी? ज्यादा की नहीं होगी। क्या नहीं होगी? ज्यादा की नहीं होगी। ओके, उन्होंने कहा बात समझ में आ गई। अब सप्लायर पूछ रहा है साहब कि मान लीजिए मैं तो खुश नहीं हूं किसके? अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर से, रिविजनल अथॉरिटी के ऑर्डर से। अब मैं ट्राइब्यूनल में अपील कर रहा हूं। तो जैसा आपने वहां पर स्टे लगाया था प्री डिपोजिट कराने पे, क्या यहां पर भी कुछ ऐसा प्रोविजन है क्या? तो लॉ ने कहा बिल्कुल है। देखो जो जो लाइबिलिटी यस अब हमारा डिपार्टमेंट से क्वेश्चन है। डिपार्टमेंट जिस तरीके से सेक्शन 107 सब सेक्शन 6 में आपने प्री डिपोजिट का प्रोविजन बताया था, क्या ऐसा ही कोई प्री डिपोजिट हमको अपीलेट ट्राइब्यूनल में भी करना पड़ेगा? ओके, और बैलेंस पे क्या लग जाएगा? स्टे लग जाएगा। या फिर अगर हम अपीलेट अथॉरिटी के अंदर हार गए और अपीलेट ट्राइब्यूनल के अंदर हम क्या कर रहे हैं? अपील कर रहे हैं, तो हमको सारा बैलेंस अब पूरे ही टैक्स का क्या करना पड़ेगा? पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे डिपार्टमेंट ने क्वेश्चन की प्रशंसा करी और डिपार्टमेंट ने कहा नो, यहाँ पर भी प्री डिपोजिट का प्रोविजन रखा गया है वैसा ही जैसा अगर अनडिस्प्यूटेड लाइबिलिटी है, एडमिटेड लाइबिलिटी है, हमने कहा समझ में आ गया, उसका तो पूरे टैक्स का, इंटरेस्ट का, फाइन का, फी का, पेनल्टी का हमको क्या करना पड़ेगा? पेमेंट करना पड़ेगा। डिपार्टमेंट का एग्जैक्टली हमने कहा व्हाट अबाउट क्या है? डिस्प्यूटेड लाइबिलिटी, अनएडमिटेड लाइबिलिटी जो हमारी है उसके रेस्पेक्ट में क्या है? तो डिपार्टमेंट ने कहा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके लिए हमने रखा है 20%। हमने कहा 20% कौन से का? तो डिपार्टमेंट ने कहा सेम वही किसका? जो भी आपके डिस्प्यूटेड टैक्स है उसका क्या होगा? 20% होगा। अब हमने यहाँ पर डिपार्टमेंट से क्वेश्चन पूछा है क्या यहाँ 20% का मतलब ये है कि वहां हमने 10% जमा कराया था, अब हम यहाँ पर और 10% क्या कर दें? जमा करा दें, ठीक है ना। और हम यहाँ पर क्या कर दें? एक सेकेंड, अंडू अंडू अंडू, यस, ठीक है ना, ये हो गया, ठीक है ना। और 10% जमा करा दें तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? टोटल 20 हो जाएगा। डिपार्टमेंट ने कहा नो 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 नो, ऐसा नहीं है, वहां 10% था, उसके एडिशन में यहाँ पर क्या होगा? 20% होगा। इसका मतलब अब तक आप 30% टैक्स जमा करा चुके होंगे अपने किसका? डिस्प्यूटेड टैक्स का, ठीक है ना, डिस्प्यूटेड टैक्स का। हमने कहा कोई मैक्सिमम सीलिंग भी है क्या? डिपार्टमेंट ने कहा बिल्कुल है, 50 करोड़ की यहाँ पर मैक्सिमम सीलिंग है। तो हमने कहा इसका मतलब मैं समझ गया, डबल कर दिया। आपने वहां पर हमें बताया था, कितना बताया था? 10% और कितना बताया था? 25 CR बताया था। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा, डिपार्टमेंट ने कहा 20% और कितना हो जाएगा? 50 CR। हमने कहा याद करने के लिए आसान हो गया, जस्ट क्या है? ट्वाइस है। हमने डिपार्टमेंट से पूछा डिपार्टमेंट अगर यही किसका हो? IGST का हो तो क्या होगा? डिपार्टमेंट ने कहा सेम 20% ऑफ IGST। हमने कहा समझ में आ गया, IGST का मतलब 20% CGST भी हो गया और 20% क्या हो गया? SGST भी हो गया, क्योंकि IGST होता ही क्या है? सम टोटल ऑफ CGST प्लस SGST होता है। और कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कितना? 100 CR, विच एवर इस क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। हमने कहा बिल्कुल, अब हमें यहाँ पर क्या चुकी है? बात समझ में आ गई। हमने कहा यहाँ पर भी प्री डिपोजिट का मतलब यही है कि बैलेंस पे क्या लग जाएगा? स्टे लग जाएगा। डिपार्टमेंट ने कहा यस, बैलेंस पे क्या लग जाएगा? स्टे लगने वाला है। तो 20% क्या होगा? CGST, 20% SGST, ठीक है ना। और मैक्सिमम कितना हो जाएगा? 100 CR। IGST 20% और मैक्सिमम कितना हो जाएगा? 100 CR हो जाएगा।
और ये जो है 20% जो है सीजीएसटी है, ये इन एडिशन टू 10% ऑफ सीजीएसटी कौन सा है, जो अपीलेट ऑथोरिटी में जो क्या था, प्री डिपोजिट था, उसके क्या दिया हुआ है, एडिशन में क्या करा हुआ है, दिया हुआ है। चलिए, अब हमने यहाँ पर डिपार्टमेंट से एक और क्वेश्चन पूछा, क्या 129 के लिए भी आपने यहाँ पर कोई प्री डिपोजिट का प्रोविजन लिखा हुआ है क्या? ठीक है ना, जिससे बैलेंस पे क्या लग जाएगा, स्टे लग जाएगा। डिपार्टमेंट ने क्वेश्चन की बहुत तारीफ करी और डिपार्टमेंट ने कहा आंसर इज नो। 129 के रेस्पेक्ट में हमने ओनली अपीलेट ऑथोरिटी में प्री डिपोजिट का प्रोविजन रखा है ताकि बैलेंस पे क्या लग जाए, स्टे लग जाए। अपीलेट ट्राइब्यूनल के अंदर हमने प्री डिपोजिट का ऐसा कोई भी क्या नहीं रखा हुआ है, प्रोविजन नहीं रखा है जिससे आपको बैलेंस पे क्या मिल सके, स्टे मिल सके, बैलेंस पे स्टे मिल सके। तो हमने कहा अब हमको बात आपके अच्छे से बिल्कुल क्या आ चुकी है, समझ में आ चुकी है। ठीक है साहब, अब क्या होगा, अब तो हियरिंग चलेगी और उसके बाद में क्या होगा, ऑर्डर पास होगा। साहब कैसा ऑर्डर पास होगा, जैसे वहां पर गुगली हुई थी, क्या यहां पर गुगली हो सकती है? तो लॉ ने कहा जब वहां हो सकती है यहां भी हो सकती है। हमने कहा साहब जैसे वहां कैंसिल हुआ था तो क्या यहां कैंसिल करने की पावर है इनके पास में? तो उन्होंने कहा हाँ, यहां पर भी हमारे पास में कैंसिल करने की पावर है। क्या वो एज इट इज उस ऑर्डर को कंफर्म कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। अब हमारे सप्लायर ने कहा साहब आपने कहा था कि उनके पास में रेफर बैक करने की पावर नहीं है, रिमांड करने की क्या नहीं है, पावर नहीं, क्योंकि आपने कहा था नहीं तो च्युइंगम की तरह केस क्या हो गए, खिंच जाएंगे, ऐसा ही कहा था। क्या इनके पास भी वो पावर नहीं है? तो हमारे लॉ ने कहा नहीं, यहां हमने उनको क्या दी है, पावर दी है कि अगर ट्राइब्यूनल को लगता है कि जो प्रोसीडिंग की गई है वो प्रॉपर मैनर में नहीं है तो पहले तो उस प्रोसीडिंग को क्या कर दे, कैंसिल कर दे, और वापस से क्या करे, प्रॉपर ऑफिसर को बोले, अपीलेट ऑथोरिटी को क्या करे, बोले, रिविजनल ऑथोरिटी को बोले, और क्या बोले, वापिस से इसको क्या करो, आप प्रोसीड करो, इसका फ्रेश क्या करो, एडजुडिकेशन करो। यहां पर भी हम आपकी हियरिंग मैक्सिमम 3 टाइम्स के लिए क्या कर सकते हैं, एडजर्न कर सकते हैं। ओके, अब यहां पर मान लीजिए इन्होंने कोई ऑर्डर पास करा, उस ऑर्डर में कोई क्या हुई, मिस्टेक हुई, अपरेंट फ्रॉम क्या हुई है, रिकॉर्ड हुई है, तो क्या वो अपनी की गई मिस्टेक का क्या कर सकेंगे, उसको क्या कर सकेंगे, रेक्टिफाई कर सकेंगे। रिविजनल नहीं हो सकता, रिवीजन नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि अपीलेट ट्राइब्यूनल कौन सी अथॉरिटी है, अपर अथॉरिटी है, और रिविजनल अथॉरिटी लोअर है। तो इनकी मिस्टेक का वो तो रिवीजन नहीं करेंगे, खुद को ही अपनी मिस्टेक को क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफाई करना पड़ेगा। और कितना समय दिया गया है, आप विद इन 3 मंथ्स के अंदर अंदर अपनी मिस्टेक को क्या कर ले, रेक्टिफाई कर ले। सेम हमने रिकमेंडेटरी क्या दिया है, प्रोविजन दिया, अगर पॉसिबल हो तो विद इन 1 ईयर के अंदर क्या कर देना, अपील को डिस्पोज कर देना। अब हमारे सप्लायर बोल रहा है साहब अगर मान लीजिए यहां से भी अगर मैं खुश नहीं हूं या डिपार्टमेंट खुश नहीं है तो फिर अब क्या होगा? तो लॉ ने कहा क्या होगा, हाई कोर्ट में जाना, सुप्रीम कोर्ट में क्या करना, जाना, और नहीं गए तो इनका ऑर्डर क्या हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा। तो हमारे सप्लायर ने कहा साहब बात में क्या कर चुका हूं, समझ चुका हूं। ओके यस, अब हमने डिपार्टमेंट से क्वेश्चन पूछा, डिपार्टमेंट हमने आपको सेक्शन 107 सब सेक्शन 6 से प्री डिपोजिट कराया था 10% ऑफ टैक्स, ठीक है ना, 10% ऑफ टैक्स हमने क्या करा था, प्री डिपोजिट कराया था। ओके, और 129 के अंदर पेनल्टी का 25% हमने आपको प्री डिपोजिट कराया था। और अपीलेट ट्राइब्यूनल के अंदर हमने 20% एडिशनल और आपको टैक्स का क्या करा था, प्री डिपोजिट कराया था। मेरा सवाल यह है कि कल मान लीजिए जीत हमारी होती है और हमारी लायबिलिटी बनती ही नहीं है और हमें प्री डिपोजिट का भी क्या मिल जाता है, रिफंड मिल जाता है, हमें हमारी प्री डिपोजिट का क्या मिलता है, रिफंड मिलता है। डिपार्टमेंट ने कहा तुमने यहाँ पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का नाम क्यों नहीं लिया? डिपार्टमेंट ने कहा, हमने यहाँ पर कहा डिपार्टमेंट आपने प्री डिपोजिट का प्रोविजन सिर्फ अपीलेट ऑथोरिटी और अपीलेट ट्राइब्यूनल में रखा है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई प्री डिपोजिट नहीं है कि जिससे बैलेंस पे क्या लग जाए, स्टे लग जाए। एंटायर लायबिलिटी ही क्या करनी पड़ती है, चुकानी ही पड़ती है। सिर्फ प्री डिपोजिट का कॉन्सेप्ट आपने अपीलेट ऑथोरिटी के अंदर और अपीलेट ट्राइब्यूनल में रखा है जहां बैलेंस पे क्या लगता है, स्टे लगता है। तो मैं उसकी बात कर रहा हूं। अब मेरा सवाल यह है कि कल मान लीजिए इसका मेरे को रिफंड मिलता है तो उस रिफंड पे मेरे को ब्याज क्या, वही मेरे को रिफंड टॉपिक के सेक्शन 56 के प्रोविजन से और वही 6% पर एनम की रेट से ही क्या होगा, मिलेगा, और वही मेरे को आफ्टर 60 डेज के बाद में मिलेगा। मैं क्या करूंगा, रिफंड मांगूंगा। आपने कहा मांगने से मिलता है, बिना मांगे नहीं मिलता है, मैं मांगूंगा। और 60 डेज में अगर आपने रिफंड नहीं दिया तो 60 डेज के बाद में 61st डे से आप ब्याज का मीटर क्या करोगे, चालू करोगे।
ठीक है, डिपार्टमेंट ने कहा ये सवाल तुम्हारे दिमाग में आ क्यों रहा है? मैंने कहा इसलिए आ रहा है क्योंकि प्री डिपोजिट तो मैंने क्या कर दिया था, बहुत पहले जमा करा दिया था। फिर मैं कहां गया था, अपीलेट ट्राइब्यूनल में गया, वहां मैंने और 20% क्या करा, जमा कराया। फिर केस में क्या हो गया, मेरे फेवर में जजमेंट आ गया। आज मेरे उस प्री डिपोजिट का क्या बन गया, रिफंड बन गया। तो आज मेरे को ये जानना है कि वो जो मेरे को उस पे ब्याज मिलेगा, नहीं मिलेगा, मिलेगा तो क्या 56 में इसी रेट से मिलेगा, और फिर क्या 61st डे से ही मुझको क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। डिपार्टमेंट ने अगेन क्वेश्चन की प्रशंसा करी और डिपार्टमेंट ने कहा बिल्कुल देखिए प्रोविजन है, आपके प्री डिपोजिट चाहे वो 10% हो अपीलेट ऑथोरिटी के अंदर, चाहे वो अपीलेट ट्राइब्यूनल के अंदर कौन सा हो 20% हो, कोई सा भी क्या हो प्री डिपोजिट हो, अगर उस प्री डिपोजिट का क्या बनता है, रिफंड बनता है, तो पहले सवाल का जवाब यह है उस पे ब्याज मिलेगा। बिल्कुल क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। हमने दूसरा सवाल पूछा था क्या वो ब्याज सेक्शन 56 से मिलेगा, डिपार्टमेंट ने कहा नहीं, वो 56 से नहीं मिलेगा, वो सेक्शन किससे मिलेगा, 115 के प्रोविजन से मिलने वाला है। हमने कहा हमारा तीसरा सवाल था क्या उस पे ब्याज की रेट 6% रहेगी जो 56 में दी है, डिपार्टमेंट ने कहा रेट 6% ही रहेगी, जो 56 में दी हुई है रेट वही रहेगी जो 56 में दी हुई है, लेकिन ब्याज आपको सेक्शन 115 के क्या मिलने वाला है, प्रोविजन से मिलने वाला है। हमने कहा हमारा चौथा क्वेश्चन था क्या ब्याज हमको 61st डे से क्या होगा, मिलेगा, डिपार्टमेंट ने कहा नो, ब्याज आपको उसी दिन से मिलेगा जिस दिन आपने उसको क्या करा था, जमा कराया था, मतलब फ्रॉम द डेट, उसी दिन से मिल जाएगा जब आपने पेमेंट करा था अमाउंट का, ठीक है ना। और कब तक मिलेगा, जब तक आपको उसका क्या नहीं मिल जाता, रिफंड नहीं मिल जाता। तो 61st डे से नहीं मिलने वाला है। तो हमने कहा बात समझ में आ गई, मतलब रेट वही 56 सेक्शन 56 की रहेगी, वही 6% पर एनम रेट सेम रहेगी, लेकिन सेक्शन क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा, ठीक है ना। 61st डे से ब्याज का मीटर चालू नहीं होगा। आप हमें यहाँ पर क्या करेंगे, ब्याज तभी से देंगे जब से हमने उसको क्या करा था, प्री डिपोजिट कराया था। डिपार्टमेंट ने कहा बिल्कुल बात सही है। हमने डिपार्टमेंट से क्वेश्चन पूछा, देखिए अगर हम हाई कोर्ट में अपील करते हैं तो आपने कहा कि पूरा सब फुल क्या करना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ता है, पूरा का पूरा अमाउंट ही क्या करना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट में भी क्या अपील करते हो, तो पहले हाई कोर्ट में हम क्या कर चुके हैं, फुल पेमेंट कर चुके हैं, और सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हो तो भी आपको उसका क्या करना पड़ता है, फुल पेमेंट करना पड़ता है। वहां पर प्री डिपोजिट और बैलेंस पे स्टे का प्रोविजन नहीं है। अब हमने डिपार्टमेंट से क्वेश्चन पूछा, डिपार्टमेंट कल मान लीजिए हाई कोर्ट के अंदर हमने ये जो बैलेंस सब कुछ क्या कर दिया था, जमा करा दिया था, क्योंकि हमने पहले जमा कराया था 10% प्री डिपोजिट, फिर जमा कराया था 20% प्री डिपोजिट, और आपने कहा हाई कोर्ट में अब अपील करनी है तो कोई प्री डिपोजिट का प्रोविजन और बैलेंस पे स्टे का प्रोविजन नहीं है, रिमेनिंग जितनी भी लायबिलिटी है आपको सब कुछ क्या करनी पड़ेगी, पे करनी पड़ेगी। हमने कहा पे कर दी, लेकिन अब हमारे फेवर में क्या आ गया, जजमेंट आ गया, अब हमको इसका क्या मिलेगा, रिफंड मिलेगा। तो मेरा सवाल ये है कि ये जो रिफंड पे ब्याज मिलेगा सेक्शन 115 में 6% कौन से पर एनम पे, तो ये ब्याज मेरे को क्या इस 70% का भी मिलेगा। डिपार्टमेंट क्वेश्चन की गजब तारीफ करी और डिपार्टमेंट ने कहा नो, सेक्शन 115 में जो ब्याज है वो सिर्फ और सिर्फ किसका है, प्री डिपोजिट का क्या है, ब्याज है, सिर्फ और सिर्फ प्री डिपोजिट का ब्याज है। तो ये जब से पेमेंट करा 6% पर एनम की रेट से आपको ब्याज मिल जाएगा, ये प्री डिपोजिट जब आपने पेमेंट करा 6% पर एनम की रेट से आपको उसका क्या मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा, लेकिन इस पे हमने ब्याज का क्या नहीं है, प्रोविजन नहीं है, मतलब इस पे ब्याज का प्रोविजन सेक्शन 115 में नहीं है, ठीक है ना। सेक्शन किससे, 115 में नहीं है। हाँ, आप रिफंड मांगना सेक्शन 56 रिफंड मांगना, ठीक है ना, और हम अगर 60 डेज में रिफंड नहीं दे तो 61st डे से जो ब्याज का मीटर चालू होता है वो जरूर ब्याज आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, लेकिन सेक्शन 115 वाला जो क्या है ब्याज जो हम बोल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस प्री डिपोजिट के केस में एप्लीकेबल है, हाई कोर्ट में आपने जो पेमेंट करा वो एप्लीकेबल नहीं है। हमने इसी को लेके एक क्वेश्चन बनाया और डिपार्टमेंट से पूछा आपने यहां ये क्यों लिखा कि सुप्रीम कोर्ट में गए तो फुल पेमेंट करा, जब हाई कोर्ट में ही हम फुल पेमेंट कर चुके थे तो सुप्रीम कोर्ट में आपने फुल पेमेंट क्यों लिखा, ऑलरेडी पूरा का पूरा पेमेंट तो हो ही चुका था, अब सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए और कौन से पेमेंट करने की आवश्यकता है। डिपार्टमेंट ने और क्वेश्चन की क्या करी, तारीफ करी, और डिपार्टमेंट ने कहा शानदार जूस निकालते हो, बात को क्या करो समझो। देखो ये आपकी अपीलेट कौन सी है, ट्राइब्यूनल है, हमने कहा समझ गए अपीलेट ट्राइब्यूनल है। उसमें इन्होंने कहा आपको ध्यान हो इसकी क्या होती है, स्टेट क्या होती है, बेंच होती है। हमने कहा बिल्कुल स्टेट क्या होती है, बेंच होती है, और इसकी कौन सी बेंच भी होती है, नेशनल क्या होती है, बेंच भी होती है। हमने कहा बिल्कुल क्या होती है, नेशनल बेंच होती है।
अब यहां पर हमको डिपार्टमेंट ने कहा देखो अगर आप जो भी ठीक है ना अपील कर रहे हो, अगर उसमें एक भी मैटर आपके पीओएस वाला हुआ, प्लेस ऑफ सप्लाई का हुआ, तो उसको लेके आप स्टेट बेंच में क्या नहीं कर सकते, अपील नहीं कर सकते। फिर अपील आपको कहां पर करनी पड़ती है, अपीलेट ट्राइब्यूनल में ही करनी पड़ती है। हमने कहा इसका मतलब तो फिर ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि स्टेट बेंच के अंदर अपील तभी होती है जब उसके अंदर एक भी मैटर क्या नहीं होना चाहिए, प्लेस ऑफ सप्लाई वाला नहीं होना चाहिए। डिपार्टमेंट ने कहा एग्जैक्टली तभी आप स्टेट बेंच में क्या कर सकते हो, अपीलेट ट्राइब्यूनल की स्टेट बेंच में क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो। एल्स नहीं तो आपको कहां पर करना पड़ता है, उसकी नेशनल बेंच में क्या करना पड़ता है, ठीक है ना, नेशनल बेंच के अंदर आपको क्या करनी पड़ती है, अपील करनी पड़ती है। तो हमने कहा क्या ये बात लिखी हुई भी है प्रोविजन में? डिपार्टमेंट ने कहा यार यहाँ पर 100% सारी बातें इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आपको क्या करने वाली है, मिलने वाली है। ठीक है ना, क्या करने वाली है, मिलने वाली है। ये लीजिए स्टेट बेंच जिसको एरिया बेंच भी बोलते हैं, अदर देन पीओएस, और नेशनल बेंच, रीजनल बेंच फॉर कौन सा, पीओएस। हमने कहा बात क्या आ गई, समझ में आ गई। लेकिन अभी भी हमको क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला। डिपार्टमेंट ने कहा मिलेगा, ठीक है ना। इसको आप क्या बोलो, नेशनल बेंच बोलो या फिर कौन सी बेंच भी बोल सकते हो, रीजनल बेंच भी बोल सकते हो, ये स्टेट बेंच या फिर कौन सी बेंच है, एरिया बेंच है। हमने कहा अब इसमें क्या है, हमारा क्वेश्चन तो ये आप तो कुछ और बता रहे हो, हमारा क्वेश्चन तो ये था भाई सुप्रीम कोर्ट में केस में गए तो और कौन सा पेमेंट करना है, हाई कोर्ट में ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हम तो सारा का सारा लाइबिलिटी का, तो अब और कौन सा हमको क्या करना है, सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए पेमेंट करना है। डिपार्टमेंट ने कहा सुनिए बहुत अच्छी क्या करेंगे, नॉलेज देंगे, एग्जाम में बिल्कुल काम आएगा, ध्यान से सुनिए। आप स्टेट बेंच और एरिया बेंच के ऑर्डर से क्या नहीं हो, खुश नहीं हो? हमने कहा हाँ खुश नहीं हो सकते, यहाँ पर भी हमको डिफीट मिल गई हो, हार मिल गई हो। हमने तो डिपार्टमेंट ने कहा आप अपील करोगे किसके अंदर, हाई कोर्ट में। हमने कहा बिल्कुल करेंगे। डिपार्टमेंट ने कहा आपने अपील करी थी किसके, अपीलेट ट्राइब्यूनल की, रीजनल बेंच में, नेशनल बेंच में। क्यों? क्योंकि आपका जो मैटर है उसमें एक मैटर भी अगर प्लेस ऑफ सप्लाई का हुआ तो स्टेट वाले उसको नहीं देख सकते। हमने कहा बिल्कुल बात है, ये आईजी, ये जो प्लेस ऑफ सप्लाई है ये स्टेट का नहीं हो सकता मैटर। डिपार्टमेंट ने कहा बिल्कुल सही बात है। अब अगर आपको यहां पर क्या मिली हो, डिफीट मिली हो, तो अब आपको सीधी अपील क्या करनी पड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट में करनी पड़ेगी। मैंने कहा हाँ अब आपका लॉजिक मेरे को समझ में आ चुका है। तो डिपार्टमेंट ने कहा समझ में आ गया, तो देखो इस तरह से लिख सकते हो, ये जैसे कि अपीलेट क्या हुआ, ये अपीलेट क्या हुआ, ऑथोरिटी हुआ। अपीलेट ऑथोरिटी के बाद में मान लीजिए आप कहां पर गए, स्टेट बेंच में गए थे, ठीक है ना, स्टेट बेंच में गए, या फिर आप उसको बोल सकते हैं एरिया, क्या बोल सकते हैं, बेंच बोल सकते हैं, ऑफ किसकी, अपीलेट ट्राइब्यूनल की। वहां से फिर आप कहां जाएंगे, हाई कोर्ट के अंदर जाएंगे, और वहां भी बात नहीं बनेगी तो फिर कहां जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ये रही आपकी अपीलेट ऑथोरिटी। उसके बाद में आप गए थे नेशनल बेंच में। हमसे मत पूछना कि क्यों गए थे नेशनल बेंच में, क्योंकि अभी हमने बता दिया था नेशनल बेंच में तभी जाते हैं जब एक भी मैटर किसका होता है, प्लेस ऑफ सप्लाई का होता है। तो अपीलेट ट्राइब्यूनल की आप किस में गए, नेशनल बेंच में गए, और वहां से भी हार गए तो फिर सीधा कहां पर जाओगे, आप सुप्रीम कोर्ट में क्या करने वाले हो, जाने वाले हो। हमने कहा बिल्कुल बात समझ में आ गई। डिपार्टमेंट ने कहा समझ में आ गई। तो ध्यान रखना ये बात आपके एग्जाम में बिल्कुल क्या आ सकती है, काम में आ सकती है, एग्जाम में बिल्कुल काम में आ सकती है। 9% के हिसाब से क्या देने वाले हैं, ब्याज देने वाले हैं। अब हमारा सप्लायर बोल रहा है साहब मान लीजिए ट्राइब्यूनल में भी हार गया, अब मैं क्या कर रहा हूं, हाई कोर्ट में अपील करूंगा, वहां हार गया तो सुप्रीम कोर्ट में क्या करूंगा, अपील करूंगा। वहां कितना प्री डिपॉजिट है, यहां तो 10 है प्लस 20 है, टोटल कितना है, 30 है। 70% पे क्या लग गया, स्टे लग गया। अब अगर यहां बात नहीं बनी तो आगे बात बनाने जाऊंगा तो कितना प्री डिपॉजिट और करना पड़ेगा। लॉ ने क्या कहा, कोई प्रोविजन नहीं है प्री डिपॉजिट का। मतलब अब अगर आप कहां गए, हाई कोर्ट में गए, और कहां गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, तो जितने भी 70% की क्या बची है, डिमांड बची है, आपको पहले क्या करनी पड़ेगी, पे करनी पड़ेगी। उस पे प्री डिपॉजिट का कोई प्रोविजन नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हमारे सप्लायर बोल रहा है साहब मैंने इनकम टैक्स में हमने कमिश्नर अपील पढ़ा है, हमने वहां अपीलेट ट्राइब्यूनल पढ़ा है, 246A से पढ़ा है, हमने अपीलेट ट्राइब्यूनल में भी पढ़ा है कि सर्टेन ऑर्डर ही क्या होते हैं, अपीलेबल होते हैं। एवरी ऑर्डर इनकम टैक्स में कहा है अपीलेबल नहीं है, और यह भी कहा है अपील करना आपका कोई इनहेरेंट राइट नहीं है, सिर्फ उसी ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कर सकते हो जो हमने आपको बताया है।
कमिश्नर अपील 246 में बताया, अपीलेट ट्राइब्यूनल में बताया, उसी के अगेंस्ट आप क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो। यहां पर तो आपने बताया नहीं साहब, इसका मतलब तो यहां तो हर ऑर्डर क्या हो जाएगा, अपीलेबल हो जाएगा। हर ऑर्डर का क्या हो सकता है, रिवीजन हो सकता है। तो लॉ ने कहा नहीं नहीं नहीं, बता रहे हैं एवरी ऑर्डर अपीलेबल नहीं है और रिवीजन नहीं होगा, ना तो इनकी अपील हो सकेगी ना रिवीजन हो सकेगा। हमने पूछा कौन से हैं साहब जिनका क्या नहीं होता, जिन ऑर्डर के अगेंस्ट अपील नहीं होती, तो उन्होंने कहा ये देखो सेक्शन 80 में आपने एप्लीकेशन करी थी ना, फूट के रोए थे ना कि आपकी जो डिमांड है उस पे एक्सटेंशन लगा दें, उसकी क्या बना दें, मंथली इंस्टॉलमेंट बना दें। अगर प्रॉपर ऑफिसर ने आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट करी और बोले ये तो आंसू मगरमच्छ के हैं, हम एक्सटेंशन नहीं देंगे, इंस्टॉलमेंट में नहीं देंगे, और रिफ्यूज कर दिया था, उस ऑर्डर के अगेंस्ट आप क्या नहीं कर सकते, कहीं अपील नहीं कर सकते। सेकंड कौन सा है, अगर डिपार्टमेंट ने प्रोसिक्यूशन मतलब इम्प्रिजनमेंट सैंक्शन कर दिया है, अब आपको दिख रहा है कि आपके रहने पीने खाने की व्यवस्था होने वाली है कहां, जेल के अंदर, और अब आप सोच रहे हो कि इस ऑर्डर के अगेंस्ट क्या करूं, अपील करूं और मैं जेल जाने से शायद क्या कर जाऊं, बच जाऊं। तो लॉ ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये ऑर्डर भी क्या नहीं है, अपीलेबल भी नहीं है। तीसरा ऑर्डर कौन सा अपीलेबल नहीं है, तो तीसरा ऑर्डर है अगर प्रॉपर ऑफिसर ने आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स, गुड्स नहीं, प्रॉपर्टी नहीं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या कर लिए हैं, सीज कर लिए, अपने पास रिटेन कर रखे हैं। कौन से गुड्स नहीं, प्रॉपर्टी नहीं, बुक्स ऑफ अकाउंट रजिस्टर, तो उस सीजर के अगेंस्ट आप अपील नहीं कर सकते। और खास बात, आपने मान लीजिए क्या कर रखी थी, सेटिंग कर रखी थी प्रॉपर ऑफिसर से, लेकिन क्या करा डिपार्टमेंट और होशियार निकला, उन्हें मालूम पड़ा कि प्रॉपर ऑफिसर से क्या है, सेटिंग है, तो उन्होंने आपका केस एक ऑफिसर से दूसरे ऑफिसर के पास में क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, जिससे आपकी सेटिंग ही नहीं है। अब आप चाह रहे हो कि मैं उस ऑर्डर के अगेंस्ट क्या करूं, अपील करूं, क्योंकि दिक्कत आपको दिख रही है, क्योंकि जिसके पास क्या करा है, ट्रांसफर करा है, वो आपसे सेट नहीं हो रहा। आप चाह रहे हो अपील करूं और मैं इस ऑर्डर को कैंसिल करवा लूं कि क्या नहीं होना चाहिए, मेरा केस ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, मेरी प्रोसीडिंग ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए। लॉ ने क्या कहा, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, सेक्शन 121 पढ़ो। हमने 121 में क्या कहा है, हमने 121 में कहा है कि सर्टेन ऑर्डर्स क्या हैं, कुछ ऐसे हैं जो क्या नहीं है, अपीलेबल नहीं है। ये वो 4 ऑर्डर्स हैं जो क्या नहीं है, अपीलेबल नहीं है। ना तो इनका अपील हो सकती है और ना ही इनका क्या हो सकता है, रिवीजन हो सकता है। जी हां, इनका रिवीजन भी नहीं हो सकता है। रिवीजन मतलब जो सेक्शन 108 था, ये उन क्या नहीं होगा, रिवीजन नहीं होगा। और अपील मतलब 107, 112, 117 हाई कोर्ट, 118 कौन सुप्रीम कोर्ट, कोई से अपील हो, कहीं पर भी क्या नहीं हो सकेगी, अपील नहीं हो सकेगी। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट प्रोविजन आपके लिए, लास्ट प्रोविजन, लेकिन कोई बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं। डिपार्टमेंट अपने लिए क्या करता है, मॉनिटरी बोर्ड हमारा मॉनिटरी लिमिट फिक्स कर देता है, जैसे इनकम टैक्स में करता है, उसी तरह से यहां पर भी पावर है कि बोर्ड क्या कर सकता है, डिपार्टमेंट के लिए सप्लायर के लिए, डिपार्टमेंट के लिए मॉनिटरी लिमिट फिक्स कर सकता है कि अगर किसी केस में आप अपीलेट ऑथोरिटी को अपील कर रहे हैं, ट्राइब्यूनल को कर रहे हैं, हाई कोर्ट को कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में कर रहे हैं, और अमाउंट जो इन्वॉल्व है वो फिक्स की गई लिमिट से क्या नहीं है, एक्सीड नहीं है, तो ऐसी स्थिति में डिपार्टमेंट बोल रहा अपील करना जरूरी, आपको अपील नहीं करनी है, आप क्या नहीं करेंगे, अपील नहीं करेंगे। लेकिन ये लिमिट किसके फिक्स कर रहे हैं, खुद डिपार्टमेंट अपने लिए कर रहा है, बोर्ड अपने लिए कर रहा है। असेसी बिल्कुल क्या कर सकता है, कितना भी अमाउंट हो वो क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। लेकिन एक बात सुनिए, मान लीजिए किसी केस में अमाउंट उस लिमिट से ज्यादा नहीं था, इसलिए अपील नहीं करी है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसी केस में या उसी मैटर पे किसी और के केस में अगर अमाउंट जो इन्वॉल्व है वो फिक्स की गई मॉनिटरी लिमिट से क्या है, ज्यादा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वहां भी अपील नहीं कर सकते, आप वहां बिल्कुल जरूर क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, जहां अमाउंट उस मॉनिटरी लिमिट से क्या कर रहा है, एक्सीड कर रहा है। लेकिन असेसी ध्यान रखे,
और कभी भी ये ग्राउंड ना ले। कौन सा ग्राउंड ना ले? वो ये ना बोले अरे भाई आपने उस समय अपील नहीं करी थी तो अब भी नहीं कर सकते। तो डिपार्टमेंट बोल रहा है हमने उस समय इसलिए नहीं करी थी क्योंकि जो अमाउंट इन्वॉल्व था वो मॉनिटरी लिमिट से ज्यादा नहीं था। इसका मतलब नहीं है कि वो ऑर्डर हमने मान लिया था, हम आज अपील कर सकते हैं क्योंकि इस केस में मॉनिटरी लिमिट से क्या कर रहा है? एक्सीड कर रहा है। इसको बोलते हैं सेक्शन कौन सा हुआ? 120 हुआ। ओके स्टूडेंट्स, चलिए एक और करते हैं आपके लिए। क्वेश्चन बनता है जैसे कि हमने कहा था अपीलेट अथॉरिटी क्या एडिशनल ग्राउंड ऑफ अपील ले सकते हैं क्या? तो हमने कहा बिल्कुल ले सकते हैं। अगर क्या हो? ओमिशन। अगर क्या हो? ओमिशन क्या ना हो? नॉट क्या हो? विलफुल हो। क्या नहीं हो? विलफुल नहीं हो। क्या नहीं हो? विलफुल नहीं हो। ओके, ना तो विलफुल हो और ना ही क्या हो? अनरीजनेबल हो। हमने ऐसा जाना है। ओके, अब जो क्वेश्चन बन रहा है ये तो हम पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन ये बन रहा है क्या अपील में हम कुछ नए ग्राउंड रख सकते हैं? हमारा सप्लायर लॉ से पूछ रहा है साहब नई जानकारी हाथ लगी है, मैं ये अपीलेट अथॉरिटी के सामने रखना चाहता हूं, अपीलेट ट्राइब्यूनल के सामने रखना चाहता हूं और उनको बताना चाहता हूं, एडिशनल एविडेंस लेकर आया हूं। लॉ ने कहा क्या ऐसे एविडेंस आपने पहले प्लेस करे थे क्या? हमने कहा नहीं साहब ये एडिशनल है, पहले नहीं थे। लॉ ने कहा नहीं, कोई भी एडिशनल एविडेंस क्या नहीं है, हमें अब एक्सेप्टेबल नहीं है। जो आपने पहले क्या नहीं करा है, ग्राउंड आपने पहले एविडेंस नहीं रखा, वो आप अब नहीं रख सकते। लेकिन 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 इसका उन्होंने कहा इसका हम आपको एक्सेप्शन देते हैं। और क्या एक्सेप्शन देते हैं? आप रख सकते हो, एडिशनल एविडेंस भी रख सकते हो, चाहे रिटर्न में हो चाहे क्या हो, ओरल हो, बिल्कुल रख सकते हो। कब रख सकते हो? कब रख सकते हो? अगर 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 एविडेंस देने से पहले ही आपका ऑर्डर पहले क्या हो गया था? पास हो गया था। प्रॉपर ऑफिसर ने आपको क्या नहीं दी? अपॉर्चुनिटी नहीं दी कि आप एविडेंस रखो और उससे पहले ही ऑर्डर पास हो गया है तो हम लेंगे। उन्होंने नहीं लिया तो हम क्या करेंगे? लेंगे। या फिर वो एविडेंस जो आप देना चाहते थे, प्रॉपर ऑफिसर ने मंगाए भी थे, अपीलेट अथॉरिटी ने मंगाए भी थे, लेकिन कुछ ऐसे सफिशिएंट कॉज थे, रीजनेबल रीजन थे कि आप नहीं दे पाए, तो अब हम क्या करेंगे? लेंगे। तो हम क्या करेंगे? लेंगे। बात समझ में आई स्टूडेंट? तो कब लेंगे? जो हम रखना चाहते थे नहीं रख पाए, हमारे रखने से पहले ही उन्होंने ऑर्डर क्या कर दिया? हमारे क्या कर दिया? ऑर्डर क्या कर दिया? पास कर दिया। तो इस केस में वो क्या कर सकते हैं? एडिशनल एविडेंस कंसीडर कर सकते हैं। अदरवाइज 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 ये क्या कहते हैं? हम कोई नई चीज अब नहीं करेंगे, कोई नई चीज एक्सेप्टेबल नहीं है, कोई नया एविडेंस एक्सेप्टेबल नहीं है। जो लोअर ऑथोरिटी के सामने नहीं रखे वो अपर ऑथोरिटी के सामने ना रखो। बस क्या है? प्रोवाइजो है। और क्या प्रोवाइजो था? कि उनके रखने से, आपके रखने से पहले ही ऑर्डर क्या कर दिया? पास कर दिया। आप देना चाहते थे पर आप क्या कर पाए? नहीं दे पाए।